एक बार क्विकली चेक कर लीजिए क्या मैं लाइव हूं, ऑडिबल हूं, विजिबल हूं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग प्रणीत, अल्फिया, केशव, प्रथम, करिश्मा, अक्षय कुमार अक्षय कुमार भी है मेरे क्लास में, गरिमा, माहेश्वरी, शिवराज राउत। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या बात है, अद्भुत। विनय, दीपिंकी कुमारी, मुस्कान काजी, आर्ची मधवानी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, क्विकली कम एंड ज्वाइन इन एंड देन विल स्टार्ट विद टुडे सेशन। सबसे पहले तो क्षमा, कल एकदम ऑल ऑफ द सडन क्लास के 2 मिनट पहले इंटरनेट एंड द लाइट्स वेंट ऑफ एंड इट वाज वेरी टेरिबल। सो अभी हम लोग नए घर में शिफ्ट हुए एंड वी आर स्टिल इन द शिफ्टिंग मोड। सो इट विल टेक अनदर वीक्स टाइम टू गेट कंप्लीटली रेडी। स्टूडियो पूरी तरह रेडी हो जाएगा। स्टूडियो में एक डेडिकेटेड यूपीएस होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बैकअप भी होता है और इंटरनेट का भी बैकअप होता है। तो इट विल टेक अनदर 1 वीक्स टाइम, बट उम्मीद करता हूं कि वापस ऐसा कोई इंटरप्शन आएगा नहीं जैसा कल आया था। कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नेक्स्ट 1 मिनट्स विल क्विकली स्टार्ट। हाँ जी दोस्तों, सो लास्ट लेक्चर जो था वो था लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 वाज द गेटवे लेक्चर फॉर इनडायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 21 को हमने कंप्लीट किया था, क्वेश्चन नंबर 22 देखा था, क्वेश्चन नंबर 10 हमने किया था। आई एक्सप्लेन यू इन वेरी डिटेल द कंसेप्ट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। बहुत डिटेल में कंसेप्ट हमने देखा था। होमवर्क थे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 20। उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चंस आप लोगों ने किए होंगे। चेक कर लेते हैं एक एक करके आपके होमवर्क क्वेश्चंस को। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 जो था बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इनडायरेक्ट मेथड का था और आईसीएआई मॉड्यूल का क्वेश्चन था, इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो आईसीएआई मॉड्यूल यप, इलस्ट्रेशन नंबर 2 चेक कीजिएगा, चेक कीजिएगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द रिलेटेड आइटम्स इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो रिलेटेड आइटम्स का मतलब क्या है? जिस जिस की जरूरत है, जो भी जहां पर अप्लीकेबल है, वो चीजों को आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना है, दिखाना है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के ट्रांजेक्शन आप यहां देख सकते हैं एक एक करके। क्वेश्चन अच्छा है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस है 50,000, क्लोजिंग बैलेंस है 90,000। तो 40,000 रुपीज का इंक्रीज यहां पर हुआ है। इंक्रीज इन द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गोज टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये यहां पर आप सब देख सकते हैं। तो इन्होंने ओपनिंग और क्लोजिंग अलग अलग लिखा, आप डायरेक्टली 40,000 लिखेंगे तो भी चलेगा। करेक्ट? क्या हो गया भाई? 5 और 11 था, देख भाई लिखा हुआ है। ये देखिए 5 और 11 नहीं था भाई, ट्रैकर में लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है जैसे लिखा है वही है ना? ओके, समझ में आया? एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? रेलेवेंट। डीपिंग की मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूं, फोकस कीजिएगा, ठीक है? तो अब यहां पर आपको करना क्या है? रेलेवेंट आइटम को दिखाना है। चलिए एक एक कर अगर मैं एक्सप्लेन करूं, सबसे पहले आते हैं शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 है। शेयर कैपिटल में ओपनिंग भी 5 लाख है, क्लोजिंग भी 5 लाख है। इसका मतलब है शेयर कैपिटल में किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं है, ना ही कैश इनफ्लो है, ना ही कैश आउटफ्लो है। सेकेंड है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में ओपनिंग और क्लोजिंग अगर आप देखेंगे, ओपनिंग है 50,000, क्लोजिंग है 90,000, मतलब देयर इज एन एडिशन ऑफ 40,000। रिजर्व्स एंड सरप्लस पीएनएल अकाउंट में 40,000 का एडिशन है। ये कौन सी एक्टिविटी होगी बेटा जी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये देखिए यहां पर अलग अलग लिखने की जगह आप डायरेक्टली 40,000 भी लिख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, ये हो गया, नंबर 2 हो गया। बैलेंस शीट के सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। नंबर 3 है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख रुपए, क्लोजिंग है 7,50,000। मतलब डिबेंचर्स का बैलेंस यहां पर ऐड हुआ है 2,50,000 से। इसका मतलब है डिबेंचर्स आपने इशू किए हैं। कौन सी एक्टिविटी होगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चेक कीजिएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इशू ऑफ डिबेंचर्स 2,50,000। करेक्ट? बहुत बढ़िया। अब समझना, अनपेड इंटरेस्ट करंट लाइबिलिटीज में ओपनिंग डैश है, क्लोजिंग 5,000 है। ओपनिंग डैश है, क्लोजिंग है 5,000। इसका मतलब क्या है? अनपेड इंटरेस्ट ओपनिंग ऑफ द ईयर कुछ नहीं है, क्लोजिंग ऑफ द ईयर 5,000 है। अनपेड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। मतलब करंट ईयर में जितना भी डिबेंचर का इंटरेस्ट ड्यू होता है उसमें से 5,000 रुपए देना बाकी है।
मतलब आपने इंटरेस्ट पे कितना किया होगा, समझना। आपके डिबेंचर्स है 7,50,000 रुपीज के, चेक कीजिएगा, क्लोजिंग डिबेंचर्स है 7,50,000 के, उस पे 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ड्यू कितना होता है, 75,000। ये क्या है आपका अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू। इंटरेस्ट ड्यू 75,000 कहां पर जाकर बैठा होगा, ये पीएनएल अकाउंट में डेबिट हुआ होगा, और क्योंकि ये पीएनएल अकाउंट में डेबिट हुआ है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर नेट प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा। ये देखिएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेट प्रॉफिट में ऐड कर दिया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब यहां पर एक अजम्पशन है, क्योंकि काफी बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है वो मुझे 5 लाख रुपीस पे 10% लेना चाहिए या 7,50,000 पे 10% लेना चाहिए, बिकॉज सर ये जो एडिशन टू डिबेंचर है 2.5 लाख रुपए के, ये एडिशन टू डिबेंचर कब हुआ है क्वेश्चन में दिया नहीं है। मतलब क्या ये डिबेंचर्स ईयर के बिगिनिंग में इशू हुए थे और देवर इशूड एट द मिडिल ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, उस पे तो यहां पर एक अजम्पशन है उसके ऊपर, इंटरेस्ट हैव बीन कंप्यूटेड ऑन क्लोजिंग डिबेंचर्स एज ऑन 31st March 2022 assuming that additions deletions were made at the beginning of the year। एक छोटा सा पॉइंट आपको यहां समझा देता हूं, ICAI मॉड्यूल में जो इलस्ट्रेशंस होते हैं दोस्तों, वो इलस्ट्रेशंस में काफी बार काफी ओपन एंडेड पॉइंट होते हैं। गुड मॉर्निंग अनुज सावंत। ओपन एंडेड पॉइंट मतलब इस तरीके के, हैड इट बीन एन एमटीपी क्वेश्चन और हैड इट बीन अ पीवाईक्यू क्वेश्चन तो उसमें ऐसे कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स नहीं होते थे। एमटीपी या पीवाईक्यू के क्वेश्चंस में साफ साफ दिया हुआ होता है कि जो भी डिबेंचर्स इशू किए गए वो इशू किए गए या तो साल के शुरुआत में या साल के एंड में। लॉजिक समझना बहुत क्लियर है, अगर डिबेंचर्स इशू किए गए साल के शुरुआत में, मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इटसेल्फ यू हैड डिबेंचर्स ऑफ 7,50,000 जिस पे 10% इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। बट अगर डिबेंचर्स इशू किए गए हैं एट द एंड ऑफ द ईयर तो हम ये 2.5 लाख रुपए पे इंटरेस्ट नहीं देते थे, हम इंटरेस्ट देते थे फिर 5 लाख रुपए पे। तो अगेन इसमें कुछ रॉन्ग होने वाली बात नहीं है, आईसीआई का इलस्ट्रेशन है, इसीलिए थोड़ा यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। कुल मिलाकर इंटरेस्ट ड्यू है 75,000 जो पीएनएल अकाउंट के डेबिट में जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे तो इंटरेस्ट पेड कितना है, अब क्वेश्चन कहता है 75,000 रुपीज का जो इंटरेस्ट ड्यू है उसमें से 5,000 रुपए का इंटरेस्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग है, अभी भी देना बाकी है। मतलब इंटरेस्ट पेड कितना हुआ है 70,000। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट रिजल्ट्स इनटू कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चेक करिएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 70,000 रुपीज का कैश आउटफ्लो यहां पर दिखाई देगा आपको। ठीक है जी, लाइबिलिटी साइड खत्म हो गई, एसेट साइड में आते हैं। एसेट साइड में इनटेंजिबल एसेट्स के लिए नोट नंबर 5, गुडविल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है 2,05,000, एंड ऑफ द ईयर है 1,80,000। मतलब गुडविल की वैल्यू अगर आप यहां देखेंगे 25,000 रुपए से कम हुई है। गुडविल की वैल्यू कम क्यों होती है, बिकॉज ऑफ अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन मतलब इट इज लाइक डेप्रीसिएशन। तो जैसे हम किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को डेप्रिशिएट करते हैं वैसे ठीक एग्जैक्टली उसी तरह, गुड मॉर्निंग आदित्य, हम उसी तरह यहां पर इनटेंजिबल एसेट्स को भी डेप्रिशिएट करते हैं। डेप्रिशिएट करते हैं मतलब अमोर्टाइज करते हैं, और अमोर्टाइज करते हैं तो वो कहां जाकर बैठता है, पीएनएल अकाउंट के डेबिट में बैठता है। मतलब ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है और नॉन कैश होने की वजह से इसको हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एड बैक करना पड़ेगा। चेक करिएगा 25,000 रुपए एड बैक कर दिए, दैट्स ऑल। बस इतना ही क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्वेश्चन है। इट कैन नॉट बी अ पीवाईक्यू, इट कैन बी जस्ट अ कंसेप्ट क्वेश्चन टू एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट। करेक्ट, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने किया होगा और यहां पर पेज नंबर अपने रजिस्टर का आप लोगों ने लिखा होगा। क्लियर हो गया सभी को, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन जो आपका होमवर्क था वो था क्वेश्चन नंबर 2020। हाँ जी, बहुत ही सिंपल छोटा सा आसान सा क्वेश्चन था। प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, बहुत ही बढ़िया है, ओनली एंड ओनली फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एज पर AS3। दोस्तों इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड नहीं होती है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, है ना। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आपको यहां पर बनाना है बैलेंस शीट का एसेट साइड, ठीक है। मशीनरी एक्वायर्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स एट फेस वैल्यू, सभी जने फटाफट देखेंगे। मशीनरी आपने खरीदी है और उसके बदले में आपने शेयर्स दिए हैं, ये नॉन कैश एक्टिविटी है। क्योंकि ये नॉन कैश एक्टिविटी है
ये रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। क्लेम रिसीव फॉर लॉस ऑफ मशीनरी इन अर्थक्वेक, काड़ा जिंदाबाद। क्लेम रिसीव फॉर लॉस ऑफ मशीनरी इन अर्थक्वेक, एक सेकेंड, इंश्योरेंस क्लेम मिला है लॉस ऑफ मशीनरी के लिए, कैश इनफ्लो होगा फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लेकिन ये कौन से नेचर का है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को हम लोग क्या करते हैं, एकदम लास्ट में दिखाते हैं बट एकदम लास्ट में दिखाते हैं। तो 55,000 रुपीज को हम इनफ्लो कंसिडर करेंगे। अनसिक्योर्ड लोन्स गिवन टू एसोसिएट्स, हमने हमारे एसोसिएट्स को, एसोसिएट कौन होते हैं, मैंने आपको बताया था जिसकी इन्वेस्टमेंट होती है, जहां पर हमारी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट 20% से ज्यादा होती है और 50% से कम होती है, उसको कहते हैं एसोसिएट्स। तो एसोसिएट्स में हम इन्वेस्ट करते हैं, उनको अनसिक्योर्ड लोन देना, कैश आउटफ्लो हुआ माइनस करना पड़ेगा, कौन सी एक्टिविटी का, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड, इनफ्लो, दूल्हा जहां बाराती वहां। प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड, इनफ्लो ऑन इन्वेस्टमेंट मेड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश इनफ्लो। डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, ये कौन सी एक्टिविटी है दोस्त, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये कैश फ्लो में कहीं पे भी कंसिडर नहीं होगा, बिकॉज आपने डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे किया है। डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट कब पे करते हैं, जब आप पहले डिबेंचर इशू करते हैं, तो इशू ऑफ डिबेंचर इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर इज ऑल्सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। टर्म लोन रीपेड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एट 73,800, अब समझना, इंटरेस्ट मिला है, कैश इनफ्लो, इन्वेस्टमेंट पे मिला है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब यहां ब्रैकेट में अगर आप देखेंगे तो कुछ दिया है, टीडीएस ऑफ 8,200 वाज डिडक्टेड। अब थोड़ा सा मैं इस एडजस्टमेंट को एक्सप्लेन करूंगा, फोकस कीजिएगा सभी जने। दोस्तों मेरा ग्रॉस इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना होगा, चेक करिएगा। ग्रॉस इंटरेस्ट रिसीव्ड रहा होगा 82,000, जिसमें से टीडीएस हुआ है 8,200, तब जाकर मुझे मिला है नेट इंटरेस्ट रिसीव्ड 73,800। ठीक है, ये क्वेश्चन की फिगर्स को मैंने एज इट इज पिकअप किया। अब ध्यान से समझना, दूल्हा जहां बाराती वहां, बाराती जहां बारातियों के बच्चे वहां, ये टीडीएस बाराती का बच्चा है। आप चाहे तो यहां दो इफेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, यू कैन शो कैश इनफ्लो ऑफ नेट 73,800, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन अवेलेबल, डायरेक्टली कैश इनफ्लो दिखा दीजिए 73,800 रुपीज का। दूसरा ऑप्शन क्या है, कैश इनफ्लो ग्रॉस का दिखाइए 82,000 और उसके साथ कैश आउटफ्लो 8,200, मतलब ग्रॉस इंटरेस्ट का इनफ्लो दिखाएंगे और टीडीएस का अमाउंट जो है 8,200 का, उतने का आउटफ्लो दिखाएंगे। नेट इफेक्ट सेम रहेगा, इट विल रिजल्ट इनटू कैश इनफ्लो ऑफ 73,800। किसी भी तरीके से आप करें, आंसर आपका बिल्कुल चेंज नहीं होगा। Purchased debentures of X Limited on 1st December 2018, redeemable in 3 months। वैसे तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, लेकिन इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा, अब भी बताता हूं, फोकस करो। आपने 1 दिसंबर 2018, 1 दिसंबर 2018 को डिबेंचर्स खरीदे, मतलब देयर इज अ कैश आउटफ्लो ऑफ ₹3 लाख। ये क्लियर हो गया, 3 लाख रुपए का कैश आउटफ्लो हुआ है, आपने डिबेंचर्स खरीदे हैं 1 दिसंबर को, रिडीमेबल इन 3 मंथ्स, और 3 महीने में कंपनी ने उसको रिडीम कर दिया, मतलब आपको आपका पैसा वापस मिल गया। अब ये 3 महीने कैलकुलेट करें, 1 दिसंबर के बाद 3 महीने, 1 जनवरी, 1 फरवरी और 1 मार्च। 1 मार्च को क्या हुआ, कैश इनफ्लो 3 लाख रुपए का। नेट इंपैक्ट क्या आया बेटा जी इसका, एब्सोल्युटली निल, जीरो, शून्य। समझ में है, इस वजह से मैं कह रहा हूं इसका कोई इफेक्ट नहीं है। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्योंकि डिबेंचर खरीदा है। बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड इज 90,000, लॉस इज 9,600। तो आपको यहां पर सेलिंग प्राइस निकालनी पड़ेगी। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड इज 90,000 माइनस 9,600 का लॉस है, तो 80,400 रुपए का कैश इनफ्लो होगा। कौन सी एक्टिविटी का, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। चेक कीजिएगा सभी जने, यहां तक सबका क्लियर है क्या, तो फिर हम फाइनल कैलकुलेशंस पे आते हैं।
फटाक से मुझे जवाब देते रहिए। लेट्स मेक द क्लास इंटरेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक कीजिएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चेक करो सभी जने, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो अब कैलकुलेटर्स पे फिगर लेते हैं, फोकस करिए सभी जने। सबसे पहले इनफ्लो क्या है? 55,000। फिर आउटफ्लो क्या है? 5 लाख। फिर इनफ्लो क्या है? 70,000। फिर आउट अगेन इनफ्लो है 52,600। 145 200 कंसिडर नहीं होगा, फाइनेंसिंग है। 4,50,000 कंसिडर नहीं होगा, फाइनेंसिंग है। फिर यहां पर नेट लेता हूं 73,800 का इनफ्लो। ये 3 लाख रुपए आप पहले प्लस करोगे फिर माइनस करोगे, नेट इफेक्ट जीरो है इसलिए मैं उसको ले नहीं रहा हूं। और फिर बाद में बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड 90,000 है, बुक वैल्यू नहीं लेना है। कैश इनफ्लो कितना होगा? 80,400 रुपए का इनफ्लो होगा। दैट्स ऑल। तो 55,000 माइनस 5 लाख प्लस 70,000 प्लस 52,600 प्लस 73,800 प्लस 80,400। चेक करिएगा, इज इट कमिंग टू 1,68,200 कैश आउटफ्लो? क्लियर हुआ? अब समझना, ये वाला जो पॉइंट है वापस बताता हूं, इसकी जगह क्या हो सकता था? मैं 82,000 का इनफ्लो दिखाऊं और 8,200 का आउटफ्लो दिखाऊं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एब्सोल्युटली कोई फर्क नहीं पड़ता है। चेक कीजिए, आपके ट्रैकर में अपडेट कर देता हूं। चेक होमवर्क क्वेश्चन इन फर्स्ट 20 मिनट्स। यप, ट्रैकर जितना स्पेसिफिक होगा ना उतना आपको पढ़ने में मजा आएगा। कल जो क्लास मिस हुई ना, उसके बदले बेटा संडे को कंपेंसेट कर ले। अभी देखो शुरुआती दौर है, तो समय भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, टाइम क्यों वेस्ट करें? जितना अभी हम अच्छा स्पीड मेंटेन करेंगे तो बाद में मेरा कोई ट्रैवलिंग है, आपकी कोई कंटिजेंसी है, उसकी वजह से कोई भी क्लास अगर मिस होता है ना, तो हम लोग सेफ जोन में रहेंगे, है ना? श्रद्धा कुलकर्णी कह रही है यस सर, लेकिन टाइम थोड़ा जल्दी रख लो। अच्छा, तो श्रद्धा कुलकर्णी साहेब, कुलकर्णी सरकार, सकाळी ठेवू मग 5 वाजता ठेवू, सुबह 5 बजे रख लेते हैं। कुलकर्णी जी कह रहे हैं तो उनकी बात को मैं कैसे टाल सकता हूँ, है ना? तो थोड़ा 5 बजे रख लेते हैं, 5 बजे सुबह संडे को। हाँ, कुलकर्णी सरकार बोल रहे हैं नहीं, मैं तो लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, एक अबला नारी, ये निर्दयी दुनिया, जालिम समाज। अरे 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 भाई साहब, हो गया। इंडेक्स 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 बनाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम लोगों को फ्राइडे तक बुक्स मिल जाएगी। हैला, फ्राइडे कब है? परसों ही तो है। हाँ, परसों तक बुक्स मिल जाएगी। और थोड़ा पहले हो सकता है, तो देखिए। नॉटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमें करना है गेटवे क्वेश्चन नंबर 9, इनडायरेक्ट मेथड का बड़ा सा क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन हम करेंगे, मजा आएगा। आज का लेक्चर बहुत ही धांसू होगा, अमेजिंग होगा। फड़ाकू तरीके से अपने रजिस्टर में आप आएंगे और बनाएंगे फड़ाकू वाले फॉर्मेट्स। कम टू योर रजिस्टर, राइट डाउन एड्रेस ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ऑब्लिक ट्रिपल ए ऑब्लिक 1.13। सर मेरा तो पिकअप ही फेल हो गया। सुपारी निकाल के बोलो आरची, समझ नहीं आया हमें क्या बोलना चाह रहे हो। क्वेश्चन नंबर 9 ऑब्लिक ट्रिपल ए ऑब्लिक 1.13। हेडिंग लिखेंगे सभी जने, बिकॉज नॉर्मली आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखेंगे, मम्मा मिया। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नए पेज से क्वेश्चन चालू किया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं।
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसी पेज पे नीचे से 5 से 6 लाइंस छोड़कर लिखेंगे आप डी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यू स्टार्टेड फ्रॉम अ फ्रेश पेज, नीचे से 5-6 लाइंस छोड़कर आप लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फिर अगले पेज पर आएंगे, लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, 5-6 लाइंस छोड़कर लिखेंगे आप DENF। और भतीरे सारे, भतीरे भतीरे मतलब भतीरे सारे वर्किंग नोट्स यहां पर बनने वाले हैं। मतलब ये क्वेश्चन नहीं है, वर्किंग नोट की खदान है, समझ रहे हो? वर्किंग नोट की खदान। कितनी सारी वर्किंग नोट छे मम्मा? 5 वर्किंग नोट छे, 1 1 2 3 4 5। तो वर्किंग नोट नंबर 1 इज provision for taxation account, reserve for reserves account और also known as P&L appropriation account, bonds account, plant account और फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ऐसे 5 वर्किंग नोट्स बना लीजिए, तकरीबन 5 लाइंस के लिए, और इसको टी फॉर्मेट नहीं कहते, ठीक है? फटाक से बनाओ, 1 मिनट रुको। हाँ जी, छाप लिए? मैं फिर से रिपीट करता हूं, नए पेज से चालू करना है। क्वेश्चन का एड्रेस लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9/AAA/1.13 ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसी पेज पे नीचे से 5 लाइंस ब्लैंक छोड़कर लिखेंगे बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और सी, अगले पेज पे आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। श्रेया सिंह कह रही है 1 मिनट मोर। हाँ श्रेया, दृश्यम का अगला पार्ट आ रहा है, वाह बहुत बढ़िया। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए 5-6 लाइंस ब्लैंक छोड़कर लिखेंगे DENF। चलो आज थोड़ी गरीब वाली हरकतें करते हैं, टी शर्ट से चश्मा साफ करते हैं। सर इसमें गरीब वाली हरकतें क्या होती है? टी शर्ट से चश्मा साफ करना, इट लुक्स सो यक मैन, बट चलो करते हैं। 2 घंटे की क्लास है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, चश्मा बहुत डर्टी हो गया है। आई हैव ऑर्डर्ड न्यू स्पेक्स। हम चश्मे वाले क्या ही करेंगे भाई? अरे रे, अभी तो और गंदा हो गया। हम चश्मे वाले बेचारे क्या ही करेंगे? हमारी जिंदगी क्या ही है बताओ। हम लोगों की शॉपिंग भी मतलब क्या है? बस चश्मा। जिंदगी ऐसी है। हाँ, मैंने कल ही ऑर्डर किया है चश्मा। आई एम अ वेरी हार्डकोर लेंस कार्ट कस्टमर सिंस 2016 एंड आई एम टेलिंग यू मैन, अमेजिंग। मतलब मैं लेंस कार्ट का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, पर दिल से बता रहा हूँ, जो क्वालिटी के स्पेक्स लेंस कार्ट से आते हैं ना, वो एब्सोल्युटली नेक्स्ट लेवल है। Yep, where are my orders? Yes. So I've ordered 2 more specs yesterday. आपको देखेंगे, हाँ 2 स्पेक्स कल ऑर्डर किए हैं और 24 अगस्त तक आ जाएंगे भाई। वेट कर रहा हूँ मैं। हम चश्मे वालों का गम तुम बिना चश्मे वाले क्या जानो। आपको पता है हम चाय भी नहीं पी सकते। ओके वेलकम। चाय भी नहीं पी सकते हम अच्छे से। गरीब लोगों की गरीब बातें। प्रियंका वैसे इस चीज की जरूरत नहीं थी, ठीक है?
इस चीज की जरूरत नहीं थी इतनी, जितनी आपने हमें गरीबी महसूस कराई ना, इतने भी गरीब नहीं हम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रिकॉर्डेड वाले बच्चे देख रहे हो, लाइव वाले बच्चे कैसे तिरस्कार कर रहे हैं, धिक्कार कर रहे हैं हमारा। हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं, बिकॉज नॉर्मली आई एम अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। अपने रजिस्टर्स में आएंगे, रेफरेंस लिखेंगे सभी जने यहाँ पे L8 लेक्चर नंबर 8, रजिस्टर का पेज नंबर लिखेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यस माय डियर फ्रेंड्स, ये है गेटवे क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैक्ट, खुशी बहुत सही चीज कह रहे हो, ठीक है, जोक सपाट। जितने भी लोग ऑनलाइन क्लासेस देखते हैं, लाइव रिकॉर्डेड, कोई फर्क नहीं पड़ता है। या मैं सिंपली चीज कहूंगा, जितने भी लोगों का स्क्रीन टाइम हाई है, उन सभी लोगों को, चाहे चश्मा हो या ना हो, आपको ब्लू रे जीरो पावर लेंसेज बिल्कुल लेने चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं लेंस कार्ड की ऐड नहीं कर रहा हूं, आप जिसका चाहे उसका ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोकल किसी ऑप्टिकल ऑप्टिशियन के यहाँ जाकर भी ले सकते हैं। ब्लू रे जीरो पावर लेंसेज, दोस्तों आप ऑनेस्टली देखिए, हमारा एक दिन में कितना स्क्रीन टाइम होता है। अभी जैसे मैं मेरी बात कर रहा हूं, मेरे सामने लैपटॉप चल रहा है, ठीक है, उसके बाद में ये देखिए, ये आईपैड चल रहा है यहाँ पर, जो स्क्रीन से आप अभी पढ़ रहे हैं, ये भी स्क्रीन है। फिर फोन होता है, वो भी स्क्रीन है। टेलीविजन भी स्क्रीन होती है, स्मार्ट बोर्ड भी स्क्रीन होता है। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आपको सच बता रहा हूं, इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम होता है ना कि हमारी आंखों पे बहुत प्रेशर इंसर्ट होता है। ब्लू रे लेंस जो होता है वो 90-95% रेडिएशन जो हमारे आंखों पे आती है ना, उसको प्रोटेक्ट कर लेता है, तो वो काफी हेल्पफुल होता है। दूसरी चीज जो हमें यूज करनी चाहिए, जो मैं खुद सबको रेकमेंड करता हूँ और 1 महीने से मैं नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं कल ही आई टेस्ट करवा के आऊँ, संडे को गया था, नहीं हाँ कल परसों गया था मैं, राखी कब थी, राखी के दिन गया था, मंडे को। दूसरी चीज जो सबको यूज करना चाहिए, जो हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं, वो है एक एक ड्रॉप आती है, उसका नाम है रिफ्रेश टीयर्स, REFRESH, रिफ्रेश TEARS, टीयर्स। ये जो ड्रॉप है, ये हमारे आंखों के अंदर वाटर लेवल को मेंटेन रखता है। मतलब कुछ नहीं करना है, 2 लेक्चर्स के बीच में जो आपको 15 मिनट का गैप मिलता है, दोनों आंखों में 2-2 ड्रॉप्स डालकर 5 मिनट बस आंखें बंद रखनी है, दैट्स ऑल। तो बेसिकली हमारी जो आंखें होती है ना, इट्स मेड अप ऑफ वाटर। सो अगर वाटर लेवल रिड्यूस होता है तो हमें इचिंग भी होती है, हमें देखने में भी परेशानी होती है, और आंखों की वजह से हेडेक भी होता है। रिफ्रेश टीयर जो ड्रॉप है ना, वो बहुत यूजफुल है, वो आपके आंखों के स्ट्रेन को काफी कम करता है। तो यार देखो, अब ये चैलेंजेस हैं, अब इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए ये कुछ जो चीजों का इस्तेमाल करना है वो करना ही पड़ेगा, उसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। करना है तो करना है, बात खत्म है ना। लेंस कार्ड पे क्या प्राइस है यार जीनत खान, लेंस कार्ड पे ना ब्लू रे लेंसेज आई थिंक 1500 रुपए में आ जाएंगे, 1000-1500 रुपए में आ जाएंगे, इंक्लूडिंग फ्रेम, उतने में आ जाएगा। चलिए करें शुरू। बढ़िया, 2 चीजों का सभी जने ध्यान रखिएगा, मैंने जो 2 चीजें कही, ब्लू रे जीरो पावर लेंसेज, अगर आपको पावर है तो ब्लू रे पावर लेंसेज, ये वाले मेरे जितने भी स्पेक्स है ये ब्लू रे है बट पावर लेंसेज है। और उसके बाद में दूसरी चीज, रिफ्रेश टीयर्स, ये चीज का ध्यान रखना है। रिफ्रेश टीयर जब आंखों में डालोगे ना, ऑयल के कॉटन पैड्स को गीले करके आंखों पे रख लेना, तो अंदर से भी ठंडक महसूस होगी, ऊपर से भी ठंडक महसूस होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नाउ, Rayan Limited provides you the following information at the end of the year 31st March 2021। सेल्स दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है, ग्रॉस मार्जिन दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हैं, इनकम टैक्स दिया है, और ये सब कुछ दिया है। नीचे दिए बैलेंस शीट, कंपेरेटिव बैलेंस शीट दिए, पहला कॉलम है 31st मार्च 21 का, दूसरा कॉलम है 31st मार्च 2020 का। क्या मैं यहाँ पर क्लोजिंग और यहाँ पर आकर ओपनिंग लिख सकता हूँ? हाँ, तो लिखना रे बाबा, लिखना, ठीक है। नीचे दिए गए बहुत सारे एडजस्टमेंट्स, एक बार पढ़ के देख लेते हैं एडजस्टमेंट किन किन चीजों से रिलेटिंग है, एटलीस्ट हमारे माइंड में तो रहेगा कि इन इन चीजों से रिलेटिंग एडजस्टमेंट्स हैं। परचेज इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 78,000 इन्वेस्टमेंट्स को मैं करता हूं स्टार मार्क। सोल्ड इन्वेस्टमेंट्स, ओ इन्वेस्टमेंट को एक और स्टार मार्क। परचेज प्लांट, एडजस्टमेंट नंबर 3, परचेज प्लांट, तो प्लांट को मैं करता हूं स्टार मार्क। सोल्ड प्लांट, एडजस्टमेंट नंबर 4, वापस प्लांट को स्टार मार्क। तो आप समझ रहे हैं यहां पर हम इतने सारे वर्किंग नोट्स क्यों बना रहे हैं? ताकि ये सारे एडजस्टमेंट्स को अकोमोडेट कर सके। इशूड 1 लाख रुपीज ऑफ बॉन्ड्स इन फेस वैल्यू इन एक्सचेंज फॉर प्लांट्स, ओके। अब यहां 2 चीजें स्टार मार्क होगी, एक होगी बॉन्ड्स
और दूसरे होंगे प्लांट्स। तो हमने 1 लाख रुपीस के बॉन्ड्स इशू किए अगेंस्ट परचेज ऑफ प्लांट, इसीलिए। पॉइंट नंबर 6, रीपेड रुपीज 50,000 ऑफ बॉन्ड्स एट फेस वैल्यू, अगेन बॉन्ड्स को स्टार मार्क। इशूड 15,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, इक्विटी शेयर्स आपने इशू किए हैं, शेयर कैपिटल को स्टार मार्क। और पेड कैश डिविडेंड रुपीज 8,000, डिविडेंड हमने पे किया है 8,000, चलो ये कैश फ्लो में हम अकोमोडेट कर लेंगे। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन ने साफ कहा है कौन सा मेथड यूज करना है बेटा जी, इनडायरेक्ट मेथड यूज करना है, तो कोई परेशानी यहां पर नहीं होनी चाहिए। एक एक कर स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों समझना, क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इसका जो PNL अकाउंट है वो थोड़ा अलग है, थोड़ा बेसिक से मैं जाऊंगा, प्लीज मुझे अलाउ कीजिएगा। जो बच्चे बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हैं 1.5x पे भागा कर देख रहे थे, उसके बाद मैंने सुना है, मुझे बच्चों का फीडबैक आया कि 1.5 पे मेरी आवाज बहुत अच्छी आती है, इसलिए चले छैया 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 छैया, चलो छैया 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 छैया, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक बार PNL अकाउंट T फॉर्मेट में बनाऊंगा और बनवाऊंगा। सबसे पहले एक बार चेक कर लीजिए, आपने रिक्विजिट अमाउंट ऑफ लेजर अकाउंट्स बनाए हैं क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, DEF, उसके बाद 5-5 लाइंस के लिए ये 5 लेजर अकाउंट्स हमें बनाना है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दोस्त ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में बनेगा, ऑलमोस्ट। PNL अप्रोप्रिएशन भी ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में बनेगा, बिकॉज यहां से हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट। उसके अलावा 3 ऐसी चीजें हैं जहां पर बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं। क्या है वो? एक तो है प्लान, एक है इन्वेस्टमेंट और एक है बॉन्ड्स। शेयर कैपिटल में एक ही एडजस्टमेंट है, एक एडजस्टमेंट के लिए कोई लेजर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपने बना दिया। अब इन सब के बाद एक काम कीजिएगा, ये सब बन गए, इन सब के बाद हम लोग बनाते हैं PNL अकाउंट इन द T फॉर्मेट ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो 10-12 लाइंस के लिए आप इसके बाद में लिखेंगे PNL अकाउंट ब्रैकेट में ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। वो क्या है ना, मतलब आंखों को अच्छे से दिखेगा तो मतलब अच्छा लगेगा, मतलब समझ रहे हो आप, मतलब आंखों को मतलब नैन सुख प्राप्ति होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेल्स है 6,98,000, हमारा वही पुराना वाला PNL अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा बाय सेल्स 6,98,000, बहुत बढ़िया। फिर दिया है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सब एक साथ डेबिट कर देते हैं 5,20,000 टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5,20,000। मैं फिर से रिपीट करता हूं, COGS का फॉर्मूला क्या हो गया? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मतलब दोस्त यहां पर हमको बैठे बिठाए मिल जाएगा क्रॉस प्रॉफिट 6,98,000, 6,98,000। तो 6,98,000 माइनस 5,20,000, GP आएगा दोस्तों 1,78,000। चेक ऑल ऑफ यू, इज दिस क्लियर? बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,78,000, चेक ऑल ऑफ यू। क्लियर हो गया? ये मतलब ऐसा मत समझना इसके कोई मार्क्स मिलेंगे लल्ला, ये सिर्फ हम हमारे समझने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। ये देखिए 1,78,000 का ग्रॉस मार्जिन आ गया। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब PNL, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 1,47,000 इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ 37,000। अपन एक काम करते हैं ना, दोनों को अलग अलग करके लिखते हैं। मतलब सर यहां पर लिखता हूं मैं टू डेप्रिसिएशन 37,000 and to other expenses। अब अदर एक्सपेंसेस कितने होंगे? टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 147 माइनस डेप्रिसिएशन 37,000, तो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे 1,10,000। चेक ऑल ऑफ यू। क्लियर हुआ सबको? हैव यू अंडरस्टूड मैं ये क्यों बना रहा हूं? ताकि हमें समझने में आसानी हो। बहुत बढ़िया। अदर इनकम, अदर इनकम्स क्या क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पेड 23,000, ओके। अदर इनकम्स और एक्सपेंसेस, तो टू इंटरेस्ट पेड PNL के डेबिट में 23,000
इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड 6000 बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड 6000, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है पीएनएल के क्रेडिट में 12000, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 3000, बहुत बढ़िया, दैट्स ऑल। इनकम टैक्स का प्रोविजन है 7000 टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 7000, और कुछ बचा है तो अब चेक करो नेट प्रॉफिट कितना आता है। क्रेडिट की टोटल 1,78,000 प्लस 6000 प्लस 12000, क्रेडिट की टोटल है 1,96,000। इसको मैं डेबिट में लिख रहा हूं 1,96,000 माइनस 37,000 माइनस 1,10,000 माइनस 23 माइनस 3 माइनस दिस, यस इट इज कमिंग टू 16,000। ये 16,000 क्या है, नेट प्रॉफिट है। और ये नेट प्रॉफिट कैसा कहलाएगा, आफ्टर टैक्स, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट आया है आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ठीक है, तो ये टी फॉर्मेट का पीएनएल अकाउंट बनाने का फंडा बहुत क्लियर है, आपको सिर्फ समझाना था। जैसे कि मैंने कहा गेटवे क्वेश्चन है, गेटवे क्वेश्चन में थोड़ा स्टॉप ओवर ज्यादा लेते हैं, थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है, थोड़ी डिटेल अंडरस्टैंडिंग होती है, इसी वजह से ऑब्वियसली। जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं, कुछ की पॉइंट्स हम लोग यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के भी, जैसे मैंने आपको पहले के क्वेश्चन में लिखाए थे, है ना, की पॉइंट्स टू क्वेश्चन नंबर 9, वो हम लोग यहां पर लिखेंगे। नाउ रेडी ऑल ऑफ यू, शैल वी स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड वन बाय वन। सबसे पहले ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इनडायरेक्ट मेथड से, रिगार्डलेस टू से क्वेश्चन नहीं का है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 16,000, कम टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट डाउन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आफ्टर टैक्स 16,000 है, मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, कैसे निकालूंगा मैं, सर कैन आई सिंपली से दैट इफ आई एड दीज टू फिगर्स I will get net profit before tax. Check all of you. 7,000 plus 16,000, 23,000. Net profit before tax comes to 23,000. चेक कर लीजिएगा, क्लियर हो गया, कोई परेशानी प्रॉब्लम, आराम से समझा रहा हूं। मैं फिर से कह रहा हूं ना, मुझे जल्दबाजी है ना आपको होनी चाहिए, क्योंकि इट विल मेक डिफरेंस ओनली ऑफ वन लेक्चर। ठीक है, नाउ एक एक कर देखते हैं। हमें एडजस्टमेंट्स करने होते हैं तीन, एड बैक ऑल द नॉन कैश एक्सपेंसेस, deduct add back all the expenses of EI and FA and deducts all the incomes of EI and FA. Now loss on sale of plant और इंटरेस्ट पेड, ये दोनों कौन सी एक्टिविटी के एक्सपेंसेस हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन दोनों को ऐड बैक करेंगे 3,000 और 23,000। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, इंटरेस्ट पेड 3,000 एंड 23,000, चेक करिएगा। 23,000 का इंटरेस्ट पेमेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश आउटफ्लो है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाते हैं, लिखते हैं कैश आउटफ्लो 23,000, इंटरेस्ट पेड 23,000। सर लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट क्यों नहीं आया, क्योंकि वो अभी नॉन कैश है, प्लांट बेचकर जो पैसा मिलेगा वो कैश फ्लो होगा, तो वो हमें एडजस्टमेंट में मिल जाएगा, इसलिए अभी हम वहां पर नहीं जा रहे। ठीक है, चलिए अदर एक्सपेंसेस में प्रॉब्लम नहीं है, डेप्रीसिएशन एड बैक करना पड़ेगा, नॉन कैश है 37,000।
डेप्रीसिएशन 37,000 नॉन कैश है। अच्छा, डेप्रीसिएशन की अगर बात चली है तो आपको प्लांट अकाउंट के क्रेडिट में आकर भी लिखना पड़ेगा बाय डेप्रीसिएशन 37,000। समझ में आ रहा है? जो डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ है पीएनएल में वो किस पे चार्ज हुआ है? प्लांट पे। तो प्लांट अकाउंट में आकर क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि डेप्रीसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट क्रेडिट। तो प्लांट अकाउंट के क्रेडिट में आकर आपको लिखना पड़ेगा बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, बिकॉज यहां पर हम ये वर्किंग नोट बना रहे हैं इसीलिए, नहीं तो नहीं लिखना पड़ता था। गेन ऑन इन्वेस्टमेंट्स है 12,000 और इंटरेस्ट रिसीव्ड है 6,000। ये दोनों हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि गेन ऑन इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और इंटरेस्ट रिसीव्ड इज आल्सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक सेकेंड, दोनों को माइनस करते हैं। गेन ऑन इन्वेस्टमेंट है 12,000 और इंटरेस्ट रिसीव्ड है 6,000। अब समझना, गेन ऑन इन्वेस्टमेंट इज रियली स्पीकिंग नो कैश फ्लो जब तक आपको सेल प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स पता ना चल जाए, लेकिन इंटरेस्ट रिसीव्ड रिजल्ट्स इनटू डायरेक्ट कैश फ्लो। तो हम आएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में और लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड। कितने का इंटरेस्ट मिला है? 6,000 रुपए का कैश इनफ्लो। सबको क्लियर हो रहा है बेटा जी? प्लीज आपका फीडबैक जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फीडबैक रजिस्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, नाउ आई होप पीएनएल अकाउंट हमारा पूरी तरह खत्म हो गया। सर एक फिगर बची है क्या सर? ये जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है ना सर 7,000, ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट में ले जाते हैं। नाउ वाइज थॉट, कम टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय पीएनएल अकाउंट 7,000। दैट्स अ वाइज थॉट। सर और एक चीज है, करंट ईयर का जो नेट प्रॉफिट है ना वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, चेक करिएगा नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना है आफ्टर टैक्स? 16,000। रौनक, लेट मी कम टू दैट एडजस्टमेंट, हैव सम पेशेंस ब्रो, लेट मी कम टू दैट एडजस्टमेंट। क्लियर हो गया? तो जहां जहां पर डायरेक्ट कैश फ्लोज इन्वॉल्व थे वो सारे एक्टिविटीज हम लोग यहां पर लिख चुके हैं, सारी जगह पे उसको लिख चुके हैं। पीएनएल अकाउंट अब हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें पता है कहां जाना है, हमें बैलेंस शीट पे जाना है। एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं बेटा, समझना। स्ट्रक्चर क्या फॉलो किया? वी स्टार्टेड विद पीएनएल अकाउंट, इसको पूरी तरह खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद अब हम आ रहे हैं बैलेंस शीट पे। ठीक है, तैयार है सभी लोग? फोकस करना सभी जने, तैयार है सभी लोग? नाउ सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो प्लांट एसेट्स लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया, इसका मतलब समझने की कोशिश करना। ये जो प्लांट एसेट्स दी है ये कौन सी प्राइस पे है? कॉस्ट प्राइस पे। फिर उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस किया है, तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। दोस्तों ये जो फिगर्स आपको यहां पर दी गई ना, इन फिगर्स को कहते हैं WDV, रिटन डाउन वैल्यूज। तो हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग टू लेजर अकाउंट्स फॉर द पर्पस ऑफ वर्किंग नोट, हम लोग प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को बना लेते हैं WDV पे। ओपनिंग बैलेंस है, डोंट फॉरगेट पहला कॉलम क्लोजिंग का है। ओपनिंग बैलेंस है 4,37,000। कम टू प्लांट अकाउंट डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,37,000 और क्रेडिट में आएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन। हाउ मच इज द क्लोजिंग बैलेंस? 6,12,000। जो जो फिगर्स को यूज कर रहे हैं उसे टिक मार्क करते चलिएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, है ना? चलिए नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट का भी हमने लेजर अकाउंट बनाया है, ओपनिंग क्लोजिंग लेते हैं वहां पर। ओपनिंग है 1,27,000,
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,27,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्लोजिंग बैलेंस चेक करो कितना है बेटा जी, 1,15,000। चेक करिए, सभी जने लिख रहे हैं, जीनल, अर्शदीप, अक्षित, रौनक, विजय, आदित्य, मुस्कान, सभी जने, आरती, सभी जने लिख रहे हैं अच्छे से, साथ साथ में है मेरे, समझ में आ रहा है, पक्का है ना? बहुत आराम से समझते चलो बेटा, एंड ऑफ द क्वेश्चन पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। और फिर भी नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा वापस, है ना? पर एक बार क्वेश्चन के एंड तक इंतजार करें। चलिए, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो क्या है, इन्वेस्टमेंट्स हो गई, फिर आती है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कहां पर जाएगी? चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ओके, ओपनिंग इन्वेंट्री है 1,10,000, क्लोजिंग है 1,44,000, तो मेरी इन्वेंट्री बढ़ रही है 34,000 रुपीज से। 34,000 से अगर इन्वेंट्री बढ़ रही है, इट विल रिजल्ट इनटू कैश आउटफ्लो। सो कम टू योर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, let us calculate operating profit before working capital changes. 23,000 plus 3,000 plus 23,000 plus 37,000 minus this, it becomes 68,000। अब हम इसमें क्या करते हैं, इंक्रीज इन इन्वेंट्री। 34,000 रुपीज से इन्वेंट्री बढ़ गई आपकी, चेक करिएगा, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, टिक मार्क करते चलो। अकाउंट रिसीवेबल मतलब डेटर्स, ओपनिंग है 55,000 और क्लोजिंग है 47,000, आपके डेटर्स डिक्रीज हो रहे हैं 8,000 रुपीज से। अगर आपके डेटर्स 8,000 से डिक्रीज होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, मेरे डेटर्स अगर 8,000 रुपए से कम हो रहे हैं, मतलब कैश इनफ्लो हो रहा है। चेक कीजिएगा, बहुत बढ़िया। कैश यहां पर दिया है, कैश मतलब ये है मेरी फिगर ई और ये है मेरा फिगर एफ, 15,000 और 46,000। ई 15,000, एफ 46,000। अब मैं डी निकालूंगा, डी होगा पॉजिटिव क्योंकि क्लोजिंग में बढ़ रहा है 31,000। चेक ऑल ऑफ यू, मुझे क्वेश्चन के एंड पे पता चलेगा कि मेरा क्वेश्चन सही है कि नहीं। वो कैसे पता चलेगा कि a प्लस बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू 31,000, है ना? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आर 15,000, एंड ऑफ द ईयर है 46,000, दोनों में डिफरेंस है 31,000, मतलब करंट ईयर में नेट चेंज कैसा है, पॉजिटिव चेंज है 31,000 रुपीज का। प्रीपेड एक्सपेंसेस ओपनिंग में है 5,000, क्लोजिंग में 1,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं 4,000 रुपीज से। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश इनफ्लो, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, चेक ऑल ऑफ यू, बहुत बढ़िया, इसको भी टिक मार्क, इसको भी टिक मार्क। शेयर कैपिटल में आते हैं, सिंपल सा फंडा ध्यान रखना है बेटा जी, सिंपल सा, जो भी दो फिगर्स हैं, दोनों फिगर्स में जो भी डिफरेंस होता है वो डिफरेंस जस्टिफाइबल होना चाहिए, उसका डिफरेंस पता चलना चाहिए। ओपनिंग शेयर कैपिटल है दोस्तों 3,15,000 और क्लोजिंग है 4,65,000, दोनों में डिफरेंस क्या है, देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 1,50,000। अब समझना, जनरली शेयर कैपिटल कब बढ़ता है, जब शेयर्स इशू होते हैं, लेकिन जरूरी है क्या कि हमेशा जब भी शेयर्स इशू होंगे तो इट विल रिजल्ट इनटू कैश इनफ्लो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन दो चीजें, अगर क्वेश्चन ने कहा है कि आपने कोई एसेट खरीदी है उसके बदले शेयर दिया है, तब तो वो समझ सकते हो, नहीं तो यहां पर रीड दिस एडजस्टमेंट नंबर 7, इशूड 15,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। क्वेश्चन ने साफ कहा है इशूड 15,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कुछ नहीं कहा है, सिंपल असम्पशन है, दे आर इशूड फॉर कैश, मतलब इट रिजल्ट्स इनटू कैश इनफ्लो। कौन सी एक्टिविटी से होगा बेटा जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इशू ऑफ
शेयर्स 1,50,50,000 चेक करिएगा 1,50,50,000 कैश आउटफ्लो फ्रॉम इनफ्लो सॉरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी रिजर्व्स एंड सरप्लस का अकाउंट बनाया ओपनिंग 1,32,000 ओके पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,32,000 और डेबिट में आएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन 1,40,000 1,40,000 buy balance brought down to balance carried down 1,40,000 check all of you क्लियर हो गया सभी को पक्का बहुत बढ़िया बॉन्ड्स का अकाउंट हमने बनाया है बेटा जी अब ये बॉन्ड्स क्या है ये लाइबिलिटीज में है ना तो क्रेडिट बैलेंस होगा 2,45,000 का ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,45,000 to balance carried down. How much is the closing balance? 2,95,000. By balance brought down to balance carried down. ठीक है हमने सिर्फ बैलेंस निकाले हैं ये लेजर अकाउंट्स अभी क्लोज नहीं करना है क्योंकि हम एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं बेटा जी पहले पीएनएल अकाउंट फिर बैलेंस शीट और फिर हम एडजस्टमेंट्स पे पहुंचेंगे एक एक एडजस्टमेंट को डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर मैं आता हूं करंट लायबिलिटीज पे करंट लायबिलिटीज में ओपनिंग ट्रेड पेबल्स 43,000 क्लोजिंग है 50,000 मतलब 7,000 रुपीज से क्रेडिटर्स बढ़े हैं 7,000 रुपीज से अगर मेरे क्रेडिटर्स बढ़े हैं इसका मतलब है कैश इनफ्लो हुआ है चेक करिएगा बहुत बढ़िया उसके बाद में आपको दिया है अक्रूड लाइबिलिटीज अक्रूड लाइबिलिटीज का मतलब क्या हो गया आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज ओपनिंग है 9,000 क्लोजिंग है 12,000 मतलब बढ़ गए हैं 3,000 रुपए से आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज कब बढ़ती है जब मैं पेमेंट नहीं करता हूं पेमेंट नहीं करता हूं मतलब आउटफ्लो नहीं हुआ आउटफ्लो नहीं हुआ मतलब इनफ्लो हुआ है इनकम टैक्स पेबल प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में बेटा जी ओपनिंग प्रोविजन है 5,000 या और क्लोजिंग प्रोविजन लिखिएगा 3,000 चेक कीजिएगा इनकम टैक्स पेबल पूरा प्रोसेस ऑब्जर्व करना बेटा मैं कैसे करवा रहा हूं समझ रहे हैं किस तरीके से कैसे मैं करवा रहा हूं ये पूरे प्रोसेस को ऑब्जर्व करना है अच्छे से श्रेया आदित्य बीना जीनत विनय सबको क्लियर हो रहा है मतलब वो फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जब क्वेश्चन इतना बड़ा होता है इतना सारा डेटा होता है वो फ्लो वो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है हैप्पैज़ार्डली कुछ भी करोगे ना तो कुछ ना कुछ मिस कर जाओगे इसको समझना है क्लियर बहुत बढ़िया वेरी गुड नाउ लेट्स कम टू एडजस्टमेंट्स एंड अंडरस्टैंड देम वन बाय वन वेरी पेशेंटली एंड कामली analysis of selected accounts and transactions during 2020-2021 purchased investments for rupees 78,000 बैक ऑफ द माइंड में जर्नल एंट्री बनाना है और सुनो अगर किसी को भी लगता है ना कि मुझे जरूरत है ये लिखने की तो आपके पास ये की पॉइंट्स है की पॉइंट्स में आकर आप खुद के लिए लिख लेना जैसे कि एडजस्टमेंट नंबर 1 परचेज इन्वेस्टमेंट फॉर रुपीज 78,000 इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 78,000 to bank account
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंडेटरी है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि एग्जाम में लिखना है। अगर आपको खुद को लिखने की जरूरत लग रही है, महसूस हो रही है कि यार मुझे लिखना चाहिए ताकि रिविजन्स के समय मैं अगर अटक जाऊं तो मुझे पता चल जाए, तो आपको ये लिखना है। इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट 78,000 टू बैंक 78,000। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 78,000 टू बैंक 78,000। इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में लिखता हूं मैं टू बैंक 78,000। अच्छा एक बात बताओ, क्या इसमें कैश फ्लो हो रहा है? बिल्कुल सर, इन्वेस्टमेंट खरीदी है, कैश आउटफ्लो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, तो लिख लो इन्वेस्टमेंट्स परचेस्ड 78,000 कैश आउटफ्लो। बहुत बढ़िया, एडजस्टमेंट नंबर 1 ओवर। नंबर 2, सोल्ड इन्वेस्टमेंट्स फॉर 1,02,000, दीज इन्वेस्टमेंट्स कॉस्टेड 90,000। एक सेकंड, सोल्ड इन्वेस्टमेंट्स फॉर 1,02,000, सबसे पहले 1,02,000 का कैश इनफ्लो कहां पर आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 1,02,000। ये जो इन्वेस्टमेंट्स आपने बेची है, इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है दोस्तों? 90,000। मतलब मैं कह सकता हूं इन इन्वेस्टमेंट्स पे 12,000 का प्रॉफिट हुआ है। जिसको भी करना है जर्नल एंट्री आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 1,02,000 टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 90,000 टू पीएनएल अकाउंट 12,000। एक बार जरा जाकर चेक कर लो, क्या आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में दिख रहा है क्या गेन ऑन इन्वेस्टमेंट 12,000? समझ में आया? वो 12,000 का गेन ऑन इन्वेस्टमेंट कहां से आया? ये रहा वो गेन ऑन इन्वेस्टमेंट। हैव यू अंडरस्टूड? तो ये 12,000 का जो गेन ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये कौन सी एक्टिविटी हो गई? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर हमने एडजस्टमेंट में इसको डिडक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, क्योंकि ये ऑपरेटिंग से रिलेटिंग नहीं है। ये किससे रिलेटिंग है? इन्वेस्टिंग से। लेकिन कैश फ्लो 12,000 का है क्या? नहीं, कैश फ्लो कितने का है? 1,02,000 का। तो मिस्टर रौनक यादव, अगर आपको समझ में आया होगा तो मैंने आपको उस समय क्यों रोका था। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि उस समय आपके पास ये वाली इंफॉर्मेशन अधूरी नहीं थी। 3 सक्सेस मंत्रास बेटा, पेशेंस, ट्रस्ट, सेल्फ रिलायंस रखना पड़ेगा। समझ में आया? क्लास में बैठे हो, मुझ पे ट्रस्ट रखो कि ये बंदा जो है ना, ये गलत नहीं होने देगा। और पेशेंस रखो कि क्वेश्चन के एंड तक पेशेंस रखेंगे। अगर क्वेश्चन के एंड तक कोई आंसर्स नहीं मिले तो अंशुल सर बता देंगे, दैट्स ऑल। उतना आपको रखना पड़ेगा। अब क्लियर हुआ? 90,000 की इन्वेस्टमेंट को 1,02,000 में बेचा है, 12,000 रुपए का गेन हुआ है। ये 12,000 रुपए का गेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड कर दिया गया। बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट चले आगे, पक्का? परचेस्ड प्लांट्स फॉर 1,20,000। चलो, जिसको भी जर्नल एंट्री लिखनी है लिख लो, प्लांट अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू बैंक अकाउंट 1,20,000। पहले बताओ, कैश फ्लो है? अरे सर निसंदेह कैश आउटफ्लो 1,20,000 का। कौन सी एक्टिविटी? प्लांट मतलब एसेट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। परचेज ऑफ प्लांट 1,20,000 कैश आउटफ्लो। अच्छा, प्लांट अकाउंट में आएंगे, डेबिट में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 1,20,000। चेक कीजिएगा। क्लियर हो गया? मजा आ रहा है सबको क्वेश्चन करके? मजा आना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, sold plant asset that costed 10,000 with an accumulated depreciation of 2,000 for 5,000। चिंता नहीं, पढ़ो। कॉस्ट है 10,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 2,000। मतलब दोस्तों WDV कितनी होगी ये प्लांट्स की? WDV होगी 8,000, बराबर है। 10,000 कॉस्ट प्राइस, 2,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, WDV 8,000। 8,000 की WDV वाला प्लांट 5,000 में बेचा है, मतलब 3,000 का फायदा हुआ है। पहले जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। 4 नंबर,
बैंक अकाउंट डेबिट। 8,000 का प्लांट 5,000 में, 3,000 का फायदा नहीं नुकसान हुआ है। बैंक अकाउंट डेबिट 5,000। पीएनएल अकाउंट डेबिट 3,000 टू प्लांट अकाउंट 8,000। सकला का बुम बुम हैला, ये क्या नाम रखा है भाई, सकला का बुम बुम। बैंक अकाउंट डेबिट 5,000, कैश इनफ्लो हुआ है, सेल ऑफ प्लांट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 5,000। बहुत बढ़िया। पीएनएल अकाउंट डेबिट 3,000, जरा चेक कीजिएगा क्या आपके पीएनएल के डेबिट में 3,000 दिख रहा है क्या? हाँ जी सर, लॉस ऑफ प्लांट 3,000, और आपने इसको ऑपरेटिंग में से माइनस कर दिया ना, एडजस्ट कर दिया ना? हाँ जी सर, वो भी कर दिया। चलिए प्लांट अकाउंट के क्रेडिट में जाते हैं, पोस्टिंग करते हैं। चेक करें, श्रेया सिंह, विनय, शिवराज रावत। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग द एसेंस ऑफ गेटवे क्वेश्चन। बहुत शांति से पेशेंटली करते हैं गेटवे क्वेश्चन। जरूरत नहीं है तो भी ये जनरल एंट्रीज इसलिए लिखते हैं ताकि बाद में कभी परेशानी ना हो। issued 1 lakh rupees of bonds at face value in exchange of plant assets as on 31st March। आपने प्लांट एसेट्स खरीदी, उसके बदले 1 लाख रुपए के बॉन्ड्स इशू किए। ट्रांजैक्शन नंबर 5 की जर्नल एंट्री लिखिएगा, प्लांट अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बॉन्ड्स अकाउंट। तो प्लांट खरीदा, उसके बदले कैश की जगह बॉन्ड्स आपने दिए। दिस ट्रांजैक्शन विल नॉट रिजल्ट इनटू एनी कैश फ्लो। लेकिन हमने ये दोनों लेजर अकाउंट्स बनाए तो उसमें इसकी पोस्टिंग आएगी। प्लांट अकाउंट के डेबिट में आएगा टू बॉन्ड्स 1 लाख, और बॉन्ड्स अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाय प्लांट 1 लाख। चेक करिएगा, प्लांट परचेस्ड अगेंस्ट बॉन्ड या बॉन्ड इशूड अगेंस्ट परचेज ऑफ प्लांट। बहुत बढ़िया। नंबर 7, सॉरी नंबर 6, रीपेड ₹50,000 ऑफ द बॉन्ड्स एट फेस वैल्यू एट मैच्योरिटी। तो बॉन्ड्स जो है वो डिबेंचर्स की तरह होते हैं, मैच्योर हो गए हैं तो उसका आपने पेमेंट किया है। एंट्री क्या पास करेंगे, बॉन्ड्स अकाउंट डेबिट 50,000 टू बैंक अकाउंट 50,000, bonds account debit 50,000 to bank 50,000। cash outflow, bonds financing activity, repayment of bonds। 50,000 रीपेमेंट ऑफ बॉन्ड्स 50,000। दूसरा, बॉन्ड्स अकाउंट में जाएंगे, क्रेडिट साइड में बाय बॉन्ड्स 50,000, बाय बॉन्ड्स 50,000। बहुत बढ़िया। इशूड शेयर्स फॉर ₹10 ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी अगर किसी दिले तमन्ना है तो जर्नल एंट्री लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000। बहुत सिस्टमैटिकली हो रहा है यार ये क्वेश्चन, बहुत ही प्यारे तरीके से, है ना। टू, अच्छा, बाय बैंक, ठीक है। ओके ओके ओके, बॉन्ड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा, यू आर राइट। ठीक है,
हाँ जी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000, इसकी एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख चुके हैं ना, इशू ऑफ शेयर्स 1,50,000। बाय नहीं आएगा बेटा, टू आएगा। बॉन्ड्स अकाउंट के डेबिट में ना, टू बैंक अकाउंट। लास्ट ट्रांजेक्शन, पेड कैश डिविडेंड ऑफ 8,000, कैश डिविडेंड 8,000 का पेमेंट किया है। चलिए जर्नल एंट्री 8, P&L appropriation into bracket dividend debit 8,000 to बैंक अकाउंट 8,000। आपने डिविडेंड पे किया है 8,000 रुपए का, यू हैव पेड डिविडेंड ऑफ 8,000। सो 8,000 का डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी का कैश आउटफ्लो होगा, है ना दोस्तों। डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएगा टू डिविडेंड 8,000। समझ में आया? पीएनएल अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो आपने कमाया है पीएनएल अकाउंट में, उसको आप कैसे बांटते हैं, कहां पर बांटते हैं? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बांटते हैं। दैट्स ऑल। तो ये आखिरी एडजस्टमेंट भी हमारा यहां पर खत्म हो जाता है। क्वेश्चन के सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, एक एक करके हमें इन लेजर अकाउंट्स को क्लोज करना है। दैट्स ऑल, बाकी कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, सिक्वेंशियली फॉलो करते हैं। सबने लिखा है? जिस जिस को जरूरत है की पॉइंट्स टू क्वेश्चन नंबर 9 लिखते चले सभी जने। पक्का? बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैं आता हूं और क्लोज करता हूं इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या पोजीशन है? 1,27,000 डेबिट बैलेंस प्लस 78,000, 2,05,000 डेबिट में है इन्वेस्टमेंट अकाउंट के, और 2,05,000 को मैं क्रेडिट में लिखता हूं, माइनस 1,15,000। तो अगर आप चेक करेंगे 90,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट में दिख रहा है। ये 90,000 रुपीज क्या होगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कब होता है, क्रेडिट कब होता है? अब इसको समझना। इन्वेस्टमेंट में बाकी है, क्या बाकी है भाई? अच्छा, उसकी पोस्टिंग करना बाकी। हाँ, ये देखो, अगर आपको याद हो तो ये 90,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट्स हमने बेचे थे। कैश फ्लो हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं बाय बैंक अकाउंट। चेक कीजिएगा, कैश फ्लो में रिकॉर्ड हो गया कि इसकी पोस्टिंग नहीं करी थी मैंने। टू पीएनएल अकाउंट, माय बैड। 12,000, तो 2,05,000 और 12,000, 2,17,000, 2,17,000 और 1,02,000। इन्वेस्टमेंट अकाउंट यहां पर क्लोज हो गया। ठीक है, पूरी तरह क्लोज हो गया, कोई भी बैलेंस इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं बचा है। चेक करिए, एक एक वर्किंग नोट को क्लोज करना है। अब आते हैं प्लांट अकाउंट में। प्लांट अकाउंट में क्या पोजीशन बन रही है दोस्तों? डेबिट में 4,37,000 प्लस 2,20,000, 6,57,000 का बैलेंस है। और क्रेडिट में क्या पोजीशन है? क्रेडिट में भी उतना ही बैलेंस है, मतलब ये अकाउंट भी आपका क्लोज हो गया, 6,57,000। अब आप लोग समझ रहे हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम ये टॉपिक सीए फाउंडेशन में मूव क्यों कर दिया? बिकॉज इंस्टीट्यूट चाहता है कि ये जितने भी बेसिक्स है ना, ये आप सीए फाउंडेशन लेवल पे समझ ले कि कोई भी लेजर अकाउंट आखिर डेबिट कब होता है, क्रेडिट कब होता है। अगर डेबिट में बैलेंस है तो क्यों है, और क्रेडिट में बैलेंस है तो क्यों है। क्लियर हो गया सभी का? प्लांट अकाउंट भी क्लोज हो गया। 657 टोटल ऑन डेबिट साइड, 657 ऑन क्रेडिट साइड। नाउ कम टू बॉन्ड्स अकाउंट। बॉन्ड्स अकाउंट में 2,95,000 प्लस 50,000, और क्रेडिट में 2,45,000 प्लस 1,00,000। दोनों साइड की टोटल चेक करिएगा, इज इट कमिंग टू 3,45,000। मतलब दोस्तों ना ही कोई बॉन्ड्स परचेज किए हैं एडिशनली, और ना ही कोई बॉन्ड्स सेल किए हैं एडिशनली। चेक कीजिएगा, क्लियर हो रहा है सभी को? बहुत बढ़िया। कम टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में 1,32,000 और क्रेडिट में 16,000, 1,48,000। और अगर आप चेक करेंगे ना तो डेबिट में भी उतना ही है, मतलब पीएनएल अप्रोप्रिएशन में भी कोई डिफरेंस यहां पर नहीं है। चेक कर लीजिएगा सभी जने, चेक ऑल ऑफ यू। एंड नाउ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। इफ यू चेक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट,
Credit side total is 7 and 5, 12,000. Debit side mein you will write 12,000 minus closing balance of 3,000. That means how much is the amount of tax paid during the year? 9,000 to bank account. पर सर आपने तो कहा था कि जितना प्रोविजन होता है ओपनिंग का उतना ही पेमेंट होता है. मैंने उसके आगे एक वर्ड यूज किया था मुन्ना, जनरली. जनरली जितना ओपनिंग प्रोविजन होता है उतना पेमेंट होता है, बट नॉट ऑलवेज, है ना. तो 9,000 रुपए का टैक्स पेड है. ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप लिखेंगे इनकम टैक्स पेड, रेफरेंस देंगे वर्किंग नोट नंबर 1, 9,000 का कैश आउटफ्लो. दैट्स ऑल. सारे वर्किंग नोट्स हमारे क्लोज हो चुके हैं दोस्तों. अब हमें एक एक करके कैश फ्लो स्टेटमेंट को क्लोज करना है. सबसे पहले OR 68,000 माइनस 34,000 प्लस 8,000 प्लस 4,000 प्लस 7,000 प्लस 3,000. चेक करिएगा 56 आ रहा है क्या? 47,000 इनफ्लो. चेक करें. सेकेंड 6,000 minus 78,000 plus 1,02,000 minus 1,20,000 plus 5,000, 85,000 outflow. Next 23,000 plus 50,000 plus 58,000 minus 1,50,000, 69,000 inflow. Now minus 85,000, keeping my fingers crossed, plus 47,000. Oh yes, it is 31,000. बहुत बढ़िया. A plus B plus C is matching to D. Check all of you. मजा आ गया भाई, मजा आ गया. 45 मिनट लगे ये क्वेश्चन करने में. मैं टाइमिंग को ट्रैकर में डाल रहा हूं. देखो कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा जी, उसका जरूरी होता है हमारे पास टाइमिंग होना. मजा आया सभी को? आइडियल टाइम अभी बता देता हूं, डोंट वरी. देखो बेटा, एग्जामिनेशन में आपको 180 मार्क का पेपर सॉल्व करना है 100 मिनट में, है ना. 180 मार्क का पेपर 100, अरे यार बुक मार्क मैं भूल गया, कोई बात नहीं. 180 मार्क का पेपर, sorry, 180 minutes for 100 mark. That means you get 1.8 minute for every mark. Now if a question is for 10 marks, that means your ideal time for that question is 18 minutes. If you ask me this particular question, guys, this question is nothing less than 15 to 20 marks. So even if I consider 15 marks, so 15 into 1.8, this question should be solved in 27 minutes to 35 minutes. फर्स्ट टाइम हम लोगों ने किया है, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है. उसके साथ अगर हमने 45 मिनट में क्वेश्चन को कंप्लीट किया है, तो मेरे दोस्त 15 मार्क इंटू 1.8 मिनट, मुझे लगता है कि 2 या तीसरी बार में आप 27 मिनट में आराम से कर लोगे. एम आई राइट और नॉट? टेल मी गाइस, सही कह रहा हूं ना मैं? आज आपने फर्स्ट टाइम किया है और 45 मिनट्स में किया. और क्या करना चाहिए, कभी भी ना ऐसे क्वेश्चन के पास आपको लिख के रखना चाहिए. क्या लिख सकते हैं, छोटी छोटी चीजें लिख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम आपने ये क्वेश्चन किया है आज की डेट लिख लो 21 अगस्त 2024, 45 मिनट्स. दैट्स ऑल. ये छोटी सी इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको बाद में बहुत काम आएगी कि पहली बार मैंने क्वेश्चन कब किया था, इतनी तारीख को किया था, कितना टाइम समय लगा था, इतना. डोंट फॉरगेट टू गिव स्टार रेटिंग. और मेरी ओपिनियन में इसको 3 स्टार देना चाहिए क्योंकि गेटवे क्वेश्चन है. समझ में आया? क्लियर हुआ सभी को? पक्का 100%? बहुत बढ़िया. इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन. बुक मार्क्स का मैंने यार पूछा था टीम को, मैं वापस पूछ लेता हूं, 1 मिनट.
अक्षित क्या कह रहा है? केशव, जब तुम वीडियो रिप्ले करोगे ये वाली तो शो होगा। ओके, स्पेशल रेड लाइन शो होती है। ओके, एक बार चेक कर लेना अक्षित जो कह रहा है। एग्जाम में आप चाहे तो कन्वीनियंस के लिए बना सकते हैं सईदा, बट मैं सजेस्ट क्यों नहीं करूंगा, बिकॉज इट विल अननेसेसरीली कंज्यूम योर एक्स्ट्रा टाइम। हमने अभी क्यों बनाया, क्योंकि अभी तक हमारी आंखों को आदत है टी फॉर्मेट का पीएनएल अकाउंट देखने की, है ना, इसी वजह से। ठीक है, एक सेकेंड। चलो, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आज हम लोग एक और नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1313। और उसमें मैं आपको एक नया कंसेप्ट सिखाने वाला हूं, सेक्शन 208 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जिसका नाम है एडवांस टैक्स। सो कम टू योर रजिस्टर्स, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग अभी यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। 9 बहुत अच्छे से हमारा हो चुका है, हम लोग अब जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये रहा, बनाते हैं फटाफट। कम टू योर रजिस्टर, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1313। Question number 1313, oblique triple A oblique 1.16. Question 13 oblique triple A oblique 1.16. Question 13 oblique triple A oblique 1.16. Cash flow from operating activities into bracket indirect method. सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अच्छा, ये क्वेश्चन खास क्यों है आपको पता है? ये भी एक गेटवे क्वेश्चन है। इस एक ही क्वेश्चन के अंदर एक ही क्वेश्चन को हम डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों से सॉल्व करने वाले, एक ही क्वेश्चन को। तो आपके लिए बहुत अमेजिंग होगा, मतलब लाइफ में कभी भी आप अगर ऐसे पॉइंट पर आकर अटक जाओ कि आई रियली वांट टू सॉल्व वन सिंगल क्वेश्चन यूजिंग बोथ द मेथड्स, सो दिस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर यू गाइस, है ना। यहां पर आगे आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एड्रेस के पास में ओ आर डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट प्लस कंसेप्ट ऑफ एडवांस टैक्स। मुझे मेरे टीम की तरफ से रिप्लाई आ गया है, बुकमार्क के वीडियोस कहां दिखेंगे। मैं रिप्लाई पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सर, व्हेन अ लर्नर watches the recorded videos later on, then on the timeline he can see red color indicators which indicates the bookmarks. So when the learner clicks that red indicators, he can access the bookmarks video. चेक कर लीजिएगा, जैसे अभी पहले के जो लेक्चर्स में मैंने बुकमार्क किए हैं, तो आप वो लेक्चर्स अगर वापस जाकर देखेंगे तो आपको अपने टाइमलाइन पे जो नीचे स्क्रॉलर की टाइमलाइन होती है ना, उस पर एक रेड कलर के इंडिकेशन दिखेंगे विच मींस बुकमार्क। तो आप जब उसको क्लिक करेंगे तो बुकमार्क वीडियोस आपको दिख जाएंगे। दिख रहे हैं? चलिए, अमेजिंग। लिखिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनडायरेक्ट मेथड, रुपीज इन लैक्स। और यहां पर आप तकरीबन छोड़ेंगे 12 से 13 लाइंस ब्लैंक, 12 से 13 लाइंस ब्लैंक छोड़ दीजिए। फिर आप लिखेंगे उसी पेज पे, एंड आई एम अज्यूमिंग आप नए पेज से चालू कर रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनटू डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड के लिए मैंने आपसे कितनी लाइंस कही बेटा जी? 12 टू 13 लाइंस ब्लैंक। फिर डायरेक्ट मेथड के लिए आप तकरीबन 7 लाइंस ब्लैंक छोड़ेंगे। उसके बाद में आप बनाएंगे वर्किंग नोट्स, 2 लेजर अकाउंट्स आप बनाएंगे फॉर अराउंड 5 लाइंस ईच, 4 टू 5 लाइंस, 4 लाइंस 5 लाइंस के लिए बनाएंगे।
वर्किंग नोट्स 4 to 5 लाइन्स। ये जो बॉटल है ना, कभी कभी ना ये बॉटल बॉटल की तरफ नहीं होती, हनुमान जी की गदा लगती है, जय श्री राम ऐसा। और किसी दिन भरी हुई ये बॉटल अगर पाँव पे गिर गई ना, तो माँ कसम पूछो मत पाँव का क्या हाल होगा। बहुत डेंजर लगती है बॉटल मुझे, बट अच्छी है, अब क्या करें। डन ऑल ऑफ यू? यप। चले आगे। आई रिपीट दी फॉर्मेट। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनडायरेक्ट मेथड 12 to 13 लाइंस ब्लैंक छोड़ेंगे आप। फिर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 7 to 8 लाइंस ब्लैंक छोड़ेंगे। उसके बाद में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 4 से 5 लाइन का अकाउंट, एडवांस टैक्स अकाउंट 4 से 5 लाइन का। नीचे जो लिखना है बाद में लिखवाऊंगा मैं आपको। अच्छा, आप सब लोगों को बता दूं, जैसे ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, मैं ये जो आपके सामने लिख रहा हूं, ये जो नोट्स बना रहा हूं, इसका पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर दूंगा। मतलब जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं, रिकॉर्डेड देख रहे हैं, किसी को भी ये रेफरेंस करना है, रेफर करना है, कोई परेशानी नहीं है। ये एज इट इज पीडीएफ बनकर आपके साथ शेयर हो जाएगा। दैट विल बी द नंबर 1 थिंग दैट विल हैपन इमीडिएटली आफ्टर दिस क्लास गेट्स ओवर। नंबर 2, आई विल कंडक्ट अ टेस्ट ऑन दिस टॉपिक। सेल्फ इवेल्युएटेड टेस्ट कंडक्ट करूंगा मैं आपकी इस चैप्टर पे। जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा ना, इस चैप्टर पे टेस्ट होगी। तो बैकलॉग्स नहीं रखना है। चैप्टर खत्म करो, रिवीजन करो, टेस्ट दो, आगे बढ़ो। चैप्टर खत्म करो, रिवीजन दो, टेस्ट, आगे बढ़ो। इसलिए मैं हमेशा सबको कहता हूं कि उस दिन का कंटेंट उसी दिन देखकर खत्म कर लिया करो। अगर सपोज किसी दिन सुबह लाइव क्लास नहीं देख पा रहे हो, तो शाम को, रात को देखकर खत्म कर लिया करो, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेरे जितने भी डायरेक्ट एंट्री वाले नादान परिंदे हैं, सबको समझ में आ रहा है? क्लियर? वर्किंग नोट्स बेटा 4-4 लाइंस की 2 वर्किंग नोट बनानी है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और एडवांस टैक्स, दैट्स ऑल। चलो, given below are the relevant extracts of the balance sheet and statement of P&L of ABC along with additional information। ठीक है, रेफरेंस लेक्चर नंबर 8, राइट डाउन पेज नंबर ऑफ योर रजिस्टर जहां पर आप इसे सॉल्व कर रहे हैं। दरवाजा बन जाना चाहिए, गेटवे क्वेश्चन है ये, है ना। बहुत बढ़िया। और पहले से ही बता रहा हूं, 3 स्टार कर देना। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट दिए रुपीज इन लैक्स है, भूलिएगा मत। फर्स्ट कॉलम है 31 मार्च 21, दूसरा है 31 मार्च 20। तो ये हो गया हमारा क्लोजिंग और ये हो गया हमारा ओपनिंग कॉलम। ठीक है, बहुत बढ़िया। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, अगेन रुपीज इन लैक्स है। पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में वापस उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। नीचे आप देखोगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अलग से दिया है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आप देखना, आपको समझ में आएगा। यहां पर अगर आप देखोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, टैक्स एक्सपेंसेस दिया है, और फिर आपको दिया है प्रॉफिट फ्रॉम द कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, मतलब ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये हो गया एनपीएटी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हो गया एनपीबीटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और ये हो गया पीएफटी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये फिगर्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ना, रिलेट कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया। बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट बॉट फॉरवर्ड, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस हो गया ऑफ पीएनएल। अच्छा, यहां पर अगर आप देखेंगे अप्रोप्रिएशंस का मतलब समझ रहे हैं आप क्या है? ये दोस्तों है हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो अभी तक हम क्वेश्चंस में बनाते आ रहे थे ना, वो एक तरीके से यहां पर हमें बना बनाया दिया गया है। बट फिर भी अगर आपको जरूरत लगी तो बनवा दूंगा। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, डिविडेंड पेड, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट्स यहां पर नीचे दिए गए हैं बहुत सारे।
कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम, अरे कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यूजिंग बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। अब ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को इनडायरेक्ट मेथड से मैं अभी सॉल्व करवा रहा हूं, डायरेक्ट मेथड से आप लोग सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे। पेज आपने ऑलमोस्ट छोड़ के रखा है। मतलब मैं आगे बढ़ने से पहले ही आपको यहां पर बता दूं, आज का जो लेक्चर है उसका होमवर्क क्या क्या है। होमवर्क ऑफ लेक्चर नंबर 8 वैसे मैंने ट्रैकर में डाल के रखा है, बट फिर भी बता देता हूं। इट इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 11। ये तो हो गया बेटा जी आपका लीगल होमवर्क। फिर आता है आपका इलीगल होमवर्क। इलीगल होमवर्क क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 13 ओआ डायरेक्ट मेथड, और ये आपको सॉल्व करना है विथ पेंसिल, ताकि अगर कुछ गलत हो जाए ना तो हम उस गलती को सुधार लेंगे। समझ में आया? ये आपका इन इलीगल होमवर्क। क्लियर हो गया? ट्रैकर में ये सब कुछ मिल जाएगा, पर फिर भी आपको समझा रहा हूं, अभी से ही बता रहा हूं, लिख के रखिएगा अपने पास, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स 710। कम टू योर P&L appropriation. Net profit before tax 710. Net profit before tax 710। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनानी है दोस्त? नहीं बनानी है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनानी है दोस्त? नहीं बनानी है। सिर्फ और सिर्फ हमें कौन सी एक्टिविटी बनानी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अभी डायरेक्ट के बारे में, होमवर्क के बारे में सोचना नहीं है। पूरा फोकस किस पे चाहिए? पूरा फोकस मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे और इनडायरेक्ट मेथड पे। क्लियर हो गया सबको? पक्का? बहुत बढ़िया। नाउ नेक्स्ट 710। अब P&L अकाउंट को रिव्यू करते हैं, है ना, नीचे से ऊपर। P&L अकाउंट में दिख रहे हैं अदर एक्सपेंसेस। एक तो ना ये लाइन अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस अनलेस अदरवाइज गिवन वी विल कंसीडर देम एज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। फाइनेंस कॉस्ट नोट नंबर 5 चेक करिएगा। फाइनेंस कॉस्ट में दिया है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दी है फाइनेंस कॉस्ट में, नोट नंबर 5। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सी एक्टिविटी होती है बेटा जी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। तो मुझे P&L में क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। इंटरेस्ट पेड कितना ऐड करेंगे? 6060। इंटरेस्ट पेड। फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं बना रहे बेटा, है ना, वो ध्यान रखना है, हमें सिर्फ ओआ पे फोकस करना। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया, ये भी हो गया। डेप्रीसिएशन ऐड बैक कर देंगे, नॉन कैश है इसीलिए। डेप्रीसिएशन 100 एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस सैलरीज, कोई भी चेंज उसमें नहीं है। सैलरीज तो एज इट इज रहेंगे। सर ये नीचे एक एडजस्टमेंट दिख रहा है सर, आउटस्टैंडिंग वेजेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिख रहा है। एक सेकंड एक सेकंड, अदर एक्सपेंसेस के केस में भी दिख रहा है आउटस्टैंडिंग वेजेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। उसका हम लोग क्या करेंगे? अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है हम लोगों ने, ठीक है, वो हम देखेंगे करंट एसेट्स लाइबिलिटीज में। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 800 रुपीज। क्लियर हो रहा है यहाँ तक सभी को? सब जने मेरे साथ है या नहीं मुझे फटाक से बता दीजिएगा। ऑल ऑफ यू, आर यू देयर विद मी? चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स। चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स एडजस्टमेंट्स में आएगा? नहीं। चेंजेस इन इन्वेंट्री कहां पर जाएगा? जब हम चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल निकालेंगे। परचेजेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन ट्रेड नहीं आएगा। अदर इनकम्स में नोट नंबर 4, अदर इनकम्स में नोट नंबर 4 में क्या दिया है? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड 100 माइनस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड माइनस करेंगे 100। चेक करिएगा सभी जन। फिर से रिपीट करूंगा दोस्त, कुछ क्वेश्चंस में एक्सट्रीम हाई लेवल का पेशेंस चाहिए होता है। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दी का काम शैतान का। परेशानी हो सकती है जल्दबाजी करने से कभी कभी। वेरी गुड श्रद्धा, आदित्य, श्रेया,
जीनत, गरिमा, गणेश, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। क्लियर, बहुत बढ़िया। पीएनएल अकाउंट हमारा पूरा हो गया, चेक कर लो एक बार, ये भी हो गया और ये तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब सेफ है। यहां तक किसी को कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम है क्या? इनकम रिसीव्ड हुआ है या पेड हुआ है वो कैसे पता चलेगा? इंटरेस्ट, उससे मुझे इनडायरेक्ट मेथड में कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्त, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड के अंदर मैं पीएनएल अकाउंट को फॉलो कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? और रही बात रिसीव हुआ है या नहीं, या पे हुआ है या नहीं, दोस्त वो कहां से पता चलेगा? फोकस करना। हाउ वी विल गेट टू नो दैट? बहुत सिंपल तरीका है, मेरे बैलेंस शीट में दिया हुआ होगा। जैसे अगर आप बैलेंस शीट में यहां पर आएंगे ना, तो आप यहां पर देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मतलब इससे हमें निकालना पड़ेगा वेजेस पेड, एक्सपेंसेस पेड। समझ में आया? चलू मैं आगे नोट्स टू अकाउंट से। यस, यू आर राइट। शैल वी मूव अहेड? डन ऑल ऑफ यू? बहुत बढ़िया। अब क्या करना है सर? अब जरा आइएगा और कैलकुलेट कीजिएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। 710 प्लस 6060 प्लस 100 माइनस 100, is it coming to 770 rupees? I mean obviously rupees in lakhs hai. Is it coming to 770? ICI module illustration number 10। मॉड्यूल में कहीं कहीं पर प्रेजेंटेशन बहुत खराब है। आंसर्स रेफर करने के लिए सही है, पर प्रेजेंटेशंस कहीं कहीं पे कंफ्यूजिंग है। अब देखो, मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, ये आईसीआई का मॉड्यूल है, ठीक है, चेक करना। आईसीएआई के मॉड्यूल में इनका इनडायरेक्ट मेथड का प्रेजेंटेशन देखना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 710, यही लिया हमने। एडजस्टमेंट्स उड़ा दिए, एकदम डायरेक्टली करते चले गए। प्लस 100 प्लस 60 माइनस 100 हमने किया, वही है, प्लस 100 प्लस 60 माइनस 100। अब यहां पर हम लोगों को या स्टूडेंट्स को आदत होती है एक सब टोटल लेने की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस बराबर है। मॉड्यूल ने पता है क्या किया है? यहां पर वो कुछ किया ही नहीं है। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, यहां पर टोटल लेते हैं, जैसे कि अभी हमने यहां पर टोटल लिया है 770। फिर हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसके बाद में हम लोग माइनस करते हैं इनकम टैक्स पेड। अब देखो मॉड्यूल ने क्या किया है, पहले कर दिया यहां पर इनकम टैक्स पेड, उसके बाद में वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स, फिर बाद में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बच्चे के दिमाग की बन गई दही। समझ में आ रहा है? इसीलिए मॉड्यूल्स के आंसर सही है, पर मॉड्यूल की मेथड्स को कभी कभी रेफर करना ना बहुत खतरनाक हो सकता है, बहुत डेंजरस हो सकता है। मैं आपको ये इसीलिए दिखा रहा हूं बिकॉज व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, व्हाट आई वांट टू एक्सप्रेस यू गाइज इज, अपने बेसिक्स को मत छोड़ो। आप जो एक फॉलो कर रहे हो ना फॉर्मेट, उसको ब्रेक मत करो, नहीं तो बहुत कंफ्यूज हो सकते हो। मॉड्यूल अच्छा है, मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल हमारा बाइबल है, लेकिन कभी कभी वो भी तो गलती कर सकता है ना। और गलती मतलब आंसर्स गलत है। 90-95% मॉड्यूल्स बिल्कुल करेक्ट है, उसके आंसर्स में गलती नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रेजेंटेशन। बिकॉज हर एक क्वेश्चन ना अलग अलग बंदा सॉल्व कर रहा है, तो हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहां पर अब आते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस करते हैं। तैयार हैं सभी लोग? चलिए, shall we do changes in working capital? Come on, let's all of you do that। सबसे पहले आपको दिया है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स ओपनिंग है 230, क्लोजिंग है 250, मतलब आपके ट्रेड पेबल्स बढ़ रहे हैं 20 से। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स बाय 20, अरे यार, results into cash inflow। Increase in trade payables results into cash inflow of 2020। टिक मार्क, टिक मार्क। शॉर्ट टर्म प्रोविजन पे नोट नंबर 1 दिया है, पढ़ लेते हैं नोट नंबर 1। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इसका लेजर अकाउंट हमने बनाया, ओपनिंग 180, क्लोजिंग 200। आइए लेजर अकाउंट में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 180,
to balance carried down to 100. Opening provision for taxation and closing provision for taxation. 180 is opening provision for taxation, 200 is closing provision for taxation. To balance carried down by balance brought down. ओपनिंग प्रोविजन एंड क्लोजिंग प्रोविजन, कोई परेशानी प्रॉब्लम? बहुत बढ़िया, टिक मार्क कर दूं बेटा इसको। चलिए नंबर 3 अदर करंट लायबिलिटीज, नोट नंबर 3 में चलते हैं। अदर करंट लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग वेजेस, ओपनिंग 40 क्लोजिंग 50 प्लस 10। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है, मतलब इनफ्लो हुआ है। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग वेजेस 10 का इनफ्लो, कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है मतलब कैश इनफ्लो हुआ है। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ओपनिंग था 10 क्लोजिंग है 20, ये भी प्लस 10 हुआ है, मतलब आउटफ्लो नहीं हुआ है मतलब इनफ्लो हुआ है। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बहुत बढ़िया। नोट नंबर 3 भी खत्म हो गया। आप सीक्वेंस देख रहे हो बेटा सभी जने, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड से मैंने चालू किया, टॉप ऑफ द फनल से चालू किया, एक एक करके नीचे आया। इन्वेंट्रीज, ओपनिंग 180 क्लोजिंग 200, इन्वेंट्री इंक्रीज बाय 20, कैश आउटफ्लो। बहुत बढ़िया। ट्रेड रिसीवेबल्स, ओपनिंग 250 क्लोजिंग 400, 150 से डेटर्स बड़े हैं, कैश आउटफ्लो। अदर करंट एसेट्स, नोट नंबर 3 रेफर करते हैं। अदर करंट एसेट्स नोट नंबर 3 में एडवांस टैक्स, नया कंसेप्ट आपको सीखना है, मैं सिखाऊंगा, ये वर्किंग कैपिटल में नहीं आता है। ओपनिंग 180 क्लोजिंग 195। चेक करिएगा। डन। वापस आते हैं बैलेंस शीट में। इन्वेंट्रीज हो गई थी, ट्रेड रिसीवेबल हो गया था, अदर करंट एसेट्स हो गए थे। पूरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है दोस्त, है ना, कुछ भी अब पेंडिंग नहीं बचा है। ठीक है, चलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आते हैं और हम लोग निकालते हैं हमारा अमाउंट। 770 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 10 माइनस 20 प्लस 150 इज इट कमिंग टू 940। कुछ गलत हुआ है क्या? ट्रेड पेबल्स बढ़ा, इनफ्लो, आउटस्टैंडिंग वेजेस बढ़े, इनफ्लो। 770 प्लस 20 30 40 माइनस 20 प्लस 150, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, हाँ नेगेटिव 640। ठीक है, अब यहां पर आप आकर लिखेंगे इनकम टैक्स पेड और रेफरेंस देंगे वर्किंग नोट नंबर 2। अभी के लिए आप सिर्फ अमाउंट लिखेंगे जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, 195, और आप आंसर निकालेंगे। चेक करिएगा 445 आंसर आ रहा है क्या। कैसे आया मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल चिंता मत करना, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और बुकमार्क भी करूंगा। डन, पक्का? एनी प्रॉब्लम एनीवन? चेक ऑल ऑफ यू। अब ये 445 का आंसर आईसीआई मॉड्यूल से मैच हो रहा है क्या, ये देख लो पहले।
बिल्कुल सही है, मतलब हमारा आंसर आईसीआई का आंसर मैच हो गया है ना। मेथड अलग अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट ऑफ एडवांस टैक्स। डायरेक्ट आप लोग करेंगे, 5 से 6 लाइंस का है, एक सजेशन दूंगा, डायरेक्ट मेथड करने से पहले डायरेक्ट मेथड को रिवाइज करना और फिर बाद में डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट ऑफ एडवांस टैक्स, लेट मी बुक मार्क। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर एडवांस टैक्स दिया है, इसके कंसेप्ट को समझते हैं, इसकी प्रोविजन को समझते हैं, सबका पूरा फोकस चाहिए मुझे। इनकम टैक्स का प्रोविजन क्या कहता है, ध्यान से समझना। दोज हु हैव स्टडीड इनकम टैक्स, दोज हु हैवंट स्टडीड इनकम टैक्स। तो हम लोगों ने पहले एक लेक्चर के अंदर समझा था द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड द कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट ईयर। वापस एक्सप्लेन करता हूं इसी क्वेश्चन के सेंस में। क्वेश्चन नंबर 13 में फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2021 को। मतलब दोस्तों फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2020 को और एंड हो रहा है 31 मार्च 2021 को। इसे कहते हैं फाइनेंशियल ईयर 2020-21। अब नॉर्मली इनकम टैक्स का प्रोविजन कहता है कि हम इनकम टैक्स असेसी, हम लोग इस फाइनेंशियल ईयर में जो भी इनकम कमाएंगे, ये इनकम के ऊपर हमें इनकम टैक्स कैलकुलेट करना होता है और ये इनकम टैक्स कैलकुलेट करके हमें वो इनकम टैक्स को गवर्नमेंट को पे करना होता है। पेमेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, देन यू कैन पे इनकम टैक्स यूजिंग एडवांस टैक्स, जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, एंड देन देयर इज समथिंग नोन एज सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो अलग अलग समय पे हम सरकार को टैक्सेस पे करते हैं जो सरकार के पास पहुंच जाता है। बट सपोज कीजिए एडवांस टैक्स का कंसेप्ट नहीं होता था, तो क्या होता था? आई मीन आई एम टेलिंग यू व्हाट वर द प्रोविजंस बिफोर एडवांस टैक्स। तो होता यह था कि सरकार कहती थी कि आप इस पूरे साल में पैसा कमाइए अलग अलग सोर्सेज से। देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, है ना, इनकम फ्रॉम सैलरीज, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, हाउस प्रॉपर्टी एंड 56 सबसेक्शन 2 दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आफ्टर द ईयर ends, आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर ends, you are supposed to calculate your taxes। आप फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद में कैलकुलेट करिए अपनी ग्रॉस टोटल इनकम, और इस ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर कैलकुलेट करेंगे टोटल इनकम टैक्स, और ये टोटल इनकम टैक्स सरकार को पे करेंगे। लेकिन इन सब में समय लग जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगस्त, सितंबर, और आई शुड से जुलाई अगस्त सितंबर 2021। अब सरकार कहती है कि भैया ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है। आप कहेंगे क्यों? सरकार कहती है यार तुमने ये जो पैसा है, you have earned this money right from April 2020 to March 21। Let us take an example, someone has got salary in April 2021, but that person is paying income tax on that income after almost 1.5 years to the government। Don't you think so? There is a revenue loss to the government, there is an interest loss to the government। तो गवर्नमेंट कहेगा भाई अगर सब जन ऐसे करेंगे कि पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद अपनी इनकम निकालेंगे और उसके बाद हमको इनकम टैक्स पे करेंगे, तो सरकार देश कैसे चलाएगा? ये 1.5 साल मैं कैसे काम करूंगा? ये 1.5 साल का तो बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा। तो सरकार ने यहां पर इंट्रोड्यूस किया इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 208, जिसका नाम है एडवांस टैक्स। सरकार कहता है कि भैया ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू लाइक दिस। सरकार कहता है अब आपको पता है क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले आपको अपनी एक्चुअल इनकम नहीं पता, चलो एग्रीड है, बट आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी अपनी एस्टिमेटेड इनकम। समझ में आ रहा है? पहले हम लोग एक्चुअल इनकम कैलकुलेट करके उस पे एक्चुअल टैक्स कैलकुलेट कर फिर पेमेंट करते थे, लेकिन सेक्शन 208 क्या कहता है, अब ऐसा नहीं चलेगा। अब आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी अपनी एस्टिमेटेड इनकम कि मेरी इस फाइनेंशियल ईयर में इनकम फ्रॉम सैलरीज कितनी होगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी होगी, अगर मैंने कुछ किराए पे दे रखा है तो, अगर मैं कोई शेयर्स खरीदने बेचने वाला हूं तो एक एस्टिमेटेड कैपिटल गेन कितना होगा, मेरे बिजनेस से कितना प्रॉफिट लॉस होने की संभावना है, ये एस्टिमेटेड इनकम निकालकर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इसके ऊपर एस्टिमेटेड इनकम टैक्स। और ये जो एस्टिमेटेड इनकम टैक्स है ये आप हमको पे करोगे 4 इंस्टॉलमेंट्स में। क्वार्टर नंबर 1, क्वार्टर नंबर 1 खत्म कब से कब तक होता है, अप्रैल, मई, जून, और इसकी पेमेंट की ड्यू डेट है
15 जून तक। फिर क्वार्टर नंबर 2, क्वार्टर 2 कब से कब, अगले 3 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और इसकी पेमेंट की, एडवांस टैक्स की पेमेंट की ड्यू डेट होगी 15 सितंबर। फिर क्वार्टर नंबर 3, सितंबर के बाद अगले 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और इसकी पेमेंट की ड्यू डेट होगी 15 दिसंबर। और फिर क्वार्टर नंबर 4, जनवरी, फरवरी, मार्च, JFM, और इसकी ड्यू डेट होगी 15 मार्च। मतलब इससे पहले कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, आप ऑलमोस्ट 100% टैक्स सरकार को पे कर चुके होंगे। सरकार कहती है जो भी आपका एस्टिमेटेड टैक्स बनता है, ध्यान से सुनना, वॉट एवर इज योर एस्टिमेटेड टैक्स, आपको वो एस्टिमेटेड टैक्स का 15% हमको पे करना है टिल 15th ऑफ जून। मतलब सर फाइनेंशियल ईयर 20-21 के अंदर आप कह रहे हैं 15 जून 2020 तक आपको 15% ऑफ एस्टिमेटेड टैक्स भरना पड़ेगा, सेक्शन 208 है, भरना पड़ेगा। 15 सितंबर तक क्यूमुलेटिवली ये फिगर 45% हो जानी चाहिए। मतलब जितना भी आपका एस्टिमेटेड इनकम होगा फाइनेंशियल ईयर 20-21 का, उसके ऊपर जितनी भी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी होगी, वो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी का 45%, क्यूमुलेटिव है 45%। मतलब जितना आपने 15 जून को पे किया वो माइनस करेंगे आप उसमें से, उतना अमाउंट सरकार को पहुंच जाना चाहिए। अरे ये तो कमाल होगी। फिर 15 दिसंबर तक यही परसेंटेज होना चाहिए 75%। मतलब बाय 15th दिसंबर, समझ में आ रहा है, बाय 15th दिसंबर यू शुड पे हाउ मच, 75%, और 15 मार्च तक ये हो जाना चाहिए 100%। भाई साहब, मतलब सर सरकार तो अब 31 मार्च भी होने का इंतजार नहीं कर रही है, नहीं कर रही है सरकार, बिल्कुल नहीं कर रही है। सरकार कह रही है भैया मैं अपना रेवेन्यू लॉस क्यों होने दूं, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे देश चलाना है। सरकार कहती है मुझे पैसा चाहिए, तुम पूरे फाइनेंशियल ईयर में पैसा कमाओगे, और ये फाइनेंशियल ईयर में पैसा कमाकर साल के एंड पे मुझे अगर पे करोगे तो मैं कैसे काम करूं। सर एक बात बताओ सर, इसमें मेरे माइंड में ना काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मुझे पता आ रहे होंगे, कुछ क्वेश्चंस का आंसर मैं दे दूंगा, बाकी तो आपके टैक्स के टीचर्स नहीं, वो आपको बताएंगे। सर एक बात बताओ सर, अगर मैंने ये नहीं किया तो उखाड़ लेंगे क्या? देख, एक तो सरकार के लिए गंदी लैंग्वेज यूज मत कर, उखाड़ लेंगे मतलब क्या होता है मैं बता, अगर सर नहीं पेमेंट किया, अगर मैं सर ये 15%, 45, 75, 100 नहीं कर पाया, तो इसकी कोई पेनल्टी है क्या? बिल्कुल है बेटा जी, देर इज अ पेनल्टी, देर इज एन इंटरेस्ट पेनल्टी अंडर सेक्शन 234C। एक सेक्शन है 234C इनकम टैक्स का, जिसमें इंटरेस्ट पेनल्टी है विच इज एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ। मतलब जितना टैक्स पे करना चाहिए था आपको, और जितना आपने पे किया वो उसमें से माइनस करते हैं, और जितना टैक्स आपने कम पे किया उतने टैक्स पे सरकार आपको 1% पर मंथ की पेनल्टी लगाएगी, इंटरेस्ट पेनल्टी अंडर सेक्शन 234 सब सेक्शन C। सपोज करिए आपने 15 जून को कोई टैक्स ही पे नहीं किया, आपको लगा कुछ इनकम ही नहीं है, टैक्स ही पे नहीं किया, लेकिन बाद में आपकी इनकम होती है और वो इनकम के हिसाब से 15 जून को कुछ तो टैक्स पेबल निकल रहा था जो आपने पे नहीं किया एक्चुअल में, तो उस केस में सरकार आपको यहां पर 1% पर मंथ की इंटरेस्ट की पेनल्टी लगाएगी। ठीक है सर, ये तो समझ गया। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन इससे, सर हाउ कैन समवन कैलकुलेट द एस्टिमेटेड टैक्स सर? मतलब मेरा फाइनेंशियल ईयर सर, सपोज कीजिए सर आज 1 अप्रैल 2020 है सर, मेरा फाइनेंशियल ईयर तो अभी स्टार्ट हुआ है, हाउ कैन आई कैलकुलेट the total income that I'm going to earn in this financial year? तो बेटा वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि ये एस्टिमेशन में और एक्चुअल में डिफरेंस होगा? 100% डिफरेंस होगा, विदाउट एनी डाउट डिफरेंस होगा। तो सर फिर कैसे करेंगे? फिर कुछ नहीं करेंगे, एस्टिमेशन बेसिस पे हम टैक्सेस पे करेंगे। अब दो में से एक चीज होगी, या तो आप एडवांस टैक्स ज्यादा भर दो ताकि आप 234C की पेनल्टी से बच सको, या फिर एडवांस टैक्स कम अगर भर रहे हो तो तैयार रहो कि 234C में पेनल्टी लग सकती है। आप समझ रहे हो, दोनों में से एक चीज होगी। सर एक और सवाल, सपोज सर मैंने ये एडवांस टैक्स पे कर दिया, ठीक है, ये सारा कुछ पेमेंट करने के बाद भी मेरी कुछ और लाइबिलिटी अगर निकलती है तो वो मैं इनकम टैक्स कब पे करूंगा? दोस्तों वो इनकम टैक्स आप पे करेंगे व्हाइल फाइलिंग
योर इनकम टैक्स रिटर्न, और उस टैक्स को कहते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। द फाइनल अमाउंट ऑफ टैक्स विच यू पे while filing the return of income is known as self assessment tax। सर एक और सवाल, बेटा बहुत सवाल नहीं पूछ रहे हो टैक्स का, मैं अकाउंट्स का टीचर हूं। नहीं सर, अब मजा आ रहा है तो पूछ रहे हैं। सर सपोज कीजिए मैंने ओवर एस्टिमेट कर ली मेरी इनकम, ठीक है सर, मैंने मेरी इनकम जितनी होने वाली थी उससे ज्यादा एस्टिमेशन कर ली, उसमें मैंने इनकम टैक्स भी ज्यादा निकाल दिया और मैंने अकॉर्डिंगली एडवांस टैक्स ज्यादा भर दिया, क्योंकि सर मेरे को 234C का डर लगता है, सर मेरे को ब्याज व्याज नहीं देना, मम्मी पापा सिखा दे ब्याज नहीं देने का, तो सर मैंने ज्यादा इनकम टैक्स भर दिया और जब साल खत्म हुआ तब मेरा इनकम टैक्स लायबिलिटी कम निकला। तो सर उस केस में क्या होगा? बेटा कहीं मेरी कहानी तो नहीं बोल रहा है, 2023 में मेरे साथ यही तो हुआ। मैं अनअकैडमी में था, अनअकैडमी का टॉप एजुकेटर था, डायरेक्टर था, अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, हाईएस्ट पेड एजुकेटर ऑफ अनअकैडमी। 1 अप्रैल 2023 से जिस दिन अनअकैडमी ने मुझे निकाला 18 अगस्त 2023 तक, तब तक मेरी इनकम बहुत अच्छी थी, तो मैंने अच्छे खासे एडवांस टैक्सेस पे किए थे। 15 जून की इंस्टॉलमेंट में भर भर के पैसा पे किया भारत सरकार को। लेकिन 18 अगस्त को जब अनअकैडमी ने मुझे निकाला, उसके बाद में मेरी इनकम एकदम कम हो गई। अनअकैडमी ने मुझे पैसा दिया ही नहीं, इनफैक्ट अभी तक नहीं दिया, अभी भी मेरा फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ है, लेकिन मेरी इनकम में वो कंसीडर हुआ है, तो भारत सरकार ने उस पर टीडीएस जरूर कर रखा है। तो फिर क्या होगा सर, अगर आपने एक्सेस एडवांस टैक्स पे कर दिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, रिटर्न फाइल करते समय आप उसको रिफंड क्लेम कर लेना, एज सिंपल एज दैट। तो जब आप रिटर्न फाइल करते हो तो दो ही चीजें हो सकती है, अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू माइनस अमाउंट ऑफ टैक्स पेड। if amount of tax due is more and tax paid is less, then you pay additional tax, which is known as self assessment tax. If amount of tax due is less and amount of tax paid is more, that it becomes the case of income tax refund। तो वहां पर इनकम टैक्स का रिफंड निकल जाता है। समझ में आया? मतलब अब अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में एडवांस टैक्स की अकाउंटिंग, तो समझना अभी तक दोस्तों हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाते थे, मेरे साथ साथ लिखते चलना। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के अंदर हमारे पास यहाँ पर करंट ईयर की प्रोविजन भी है बाय P&L अकाउंट। क्वेश्चन में चेक कीजिएगा, हाउ मच इज द करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन? इट इज 200। तो हम लोग इस अकाउंट को कैसे क्लोज करते थे? क्रेडिट का टोटल लिया 380, डेबिट में लिखा 380, यहां बैलेंसिंग फिगर निकाला 180 और हम यहां लिखते थे टू बैंक अकाउंट, मतलब इनकम टैक्स पेड। ये अकाउंटिंग एंट्री हम लोग पास करते थे अभी तक के सारे क्वेश्चंस में दोस्तों, जब हम एडवांस टैक्स अकाउंट मेंटेन नहीं करते थे। अब आप अपने रेड कलर का पेन निकालेंगे, प्यार से बैंक अकाउंट को स्क्रैच करके इसकी जगह लिखेंगे एडवांस टैक्स अकाउंट। जब आप एडवांस टैक्स अकाउंट मेंटेन करते हैं तो पेमेंट ऑफ टैक्स की एंट्री प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में नहीं होती है, पेमेंट ऑफ टैक्स की एंट्री जाती है एडवांस टैक्स अकाउंट में। मतलब अब यहां पर एंट्री क्या हुई? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट टू एडवांस टैक्स अकाउंट क्रेडिट। तो एडवांस टैक्स अकाउंट के क्रेडिट में मैं जाता हूं और लिखता हूं बाय प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट 180। तो अब मैं जब ये अकाउंट क्लोज करूंगा तब जाकर मुझे पता चलेगा कि मैंने एक्चुअल में करंट ईयर में कितना टैक्स पे किया है। क्रेडिट की टोटल लेता हूं 375, डेबिट में लिखता हूं 375 माइनस 180, बैलेंसिंग फिगर 195, यहां पर आएगा टू बैंक अकाउंट। और ये क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड। मतलब दोस्तों जब मैंने टैक्स पे किया होगा तब मैं क्या एंट्री पास करूंगा? एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। शॉर्ट में सिंपल समराइज तरीके से समझाऊं तो ये जो 2 पॉइंट्स नीचे लिखे हैं आपके सोल्यूशन में नीचे लिख लीजिएगा। इफ नो एडवांस टैक्स इज पेड देन जर्नल एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस विल बी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट। बट व्हेन एडवांस टैक्सेस आर पेड देन द जर्नल एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस विल बी प्रोविजन फॉर टैक्सेस अकाउंट डेबिट टू एडवांस टैक्स, और फिर उसमें नीचे और लिख लीजिएगा एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। समझ में आ रहा है? एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो दिमाग में एक छोटी सी चीज रखना है, अगर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट है, एडवांस टैक्स अकाउंट नहीं है,
तो टैक्सेस पेड की फिगर मुझे कौन से अकाउंट से मिलेगी? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट से मिलेगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में एडवांस टैक्स अकाउंट भी है और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी है, तो टैक्सेस पेड की फिगर मुझे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन से नहीं मिलेगी। आई एम गोइंग टू गेट दैट फिगर फ्रॉम विच अकाउंट? एडवांस टैक्स अकाउंट. एडवांस टैक्स appears under balance sheet asset side under current assets. It is an advance given to the government. चलिए बुक मार्क को मैं यहां पर एंड करता हूं. क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ एडवांस टैक्स इन क्वेश्चन नंबर 13. तो जो लोग भी अड्डा 247 के वेब पे या ऐप पे देख रहे हैं, मैंने आप लोगों के लिए बुकमार्क कर दिया है ये वाला सेक्शन. इस सेक्शन के थ्रू आप कभी भी फ्यूचर में अगर एडवांस टैक्स का कंसेप्ट रिवाइज करना चाहते हैं, आपके लिए कोई परेशानी नहीं है. आपको सिंपली अपने स्क्रॉलर पे रेड मार्क को टच करना है और जैसे ही आप टच करेंगे आप इसको एक्सेस कर पाएंगे. हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? कैसा लगा कंसेप्ट एडवांस टैक्स का? पूरा कंसेप्ट एकदम ऐसा मस्त का अच्छे से समझ में आया? मैं टैक्स भी ठीक ठाक पढ़ा ही देता हूं यार, अच्छा खासा पढ़ा लेता हूं. वेल डन अंशुल, वेल डन. समझ में आया? क्लियर? बढ़िया कंसेप्ट है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू. सो आज के आपके होमवर्क्स को मैं वापस रिपीट कर दूं. इलीगल होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 13, ऑपरेटिंग एक्टिविटी डायरेक्ट मेथड पेंसिल से करना. आंसर आपको पता है 445 आंसर आना चाहिए. दूसरा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 11 आपको सॉल्व करना है. समझ में आया? ये होमवर्क क्वेश्चन कंप्लीट कीजिएगा. फिर से मुलाकात होगी आपसे कल सुबह 8 बजे लेक्चर नंबर 9 में और इसी चैप्टर को लेकर आगे बढ़ेंगे. तब तक गुड डे, शब्बा खैर. कहता था, कहता हूं, कहता रहूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा. वो सभी बच्चे जो YouTube पे देख रहे हैं, आप लोगों के लिए मैंने डेमोस को एक्सटेंड कर दिया है टिल आई कंप्लीट दिस टॉपिक, ताकि मैं चाहता हूं आपको एक पूरा टॉपिक YouTube पे मिले. अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, इफ यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज, आप अड्डा 247 की वेबसाइट पे विजिट करके आप हमारे सब्सक्रिप्शंस ले सकते हैं. आप चाहें तो कॉम्बो भी ले सकते हैं, चाहे तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग हमारी स्टडीज को कंप्लीट करेंगे. गुड डे, शब्बा खैर.